वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 2 पे। इसमें हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आर्किटेक्चर, क्राफ्ट, म्यूजियम, इन सब की हिस्ट्री का थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में कवर कराया जा रहा है। एक एक दो क्वेश्चन की आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। इसके अलावा टॉप 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर्स का मॉड्यूल बहुत जल्द आपके पास आएगा, पेपर से जस्ट पहले। अभी इनिशियली आपका बेस बनवाया जा रहा है, इसको अच्छे से फॉलो कीजिए और प्लीज इसी को अपना मटेरियल रखिए। इसमें से ही पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके अपना आंसर फ्रेम कर लीजिए। ठीक है, और जो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स मैम करवा रही हैं उसमें आप अपने आंसर्स कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे कई सारे नए पेड ग्रुप और भी स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल सिलेक्शन वाली तैयारी का मिल सकता है। अगर आप वो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो ज्वाइन कर लीजिए। फ्री वीडियोस प्लस पेड ग्रुप इज इक्वल्स टू सिलेक्शन, बिना उसके भी हो जाएगा, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे GS 5 पॉइंट नंबर 2 की। चलिए, तो हम पॉइंट नंबर 2 पे आ गए हैं। आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, इट्स इंपॉर्टेंस, मेंटेनेंस, म्यूजियम्स, आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी। अच्छा, एक बात मुझे आप लोगों से इसमें कहनी थी कि जितना हम आपको दे रहे हैं ये मटेरियल हम ही बना रहे हैं खुद। ये रिसर्च्ड मटेरियल है, प्रॉपर तरीके से ढूंढा गया है, सब कुछ बहुत रेलेवेंट है आपके पेपर के लिए, और साथ में हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप डिफरेंशिएट कीजिए दो बातों में कि एक तो आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जा रही है, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो ये दोनों काम अगर हमें एक ही जगह करने होते तो हम दो अलग अलग जगह नहीं करते। इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दीजिए। कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप जो लिखा है वही पढ़ा रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही हैं। आप इतना रेसिप्रोकेट करके आ जाइए पेपर में, आई गारंटी कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपका आंसर बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। जब आपको टॉप 500 मॉडल आंसर्स का एक मॉड्यूल में प्रैक्टिस कराऊंगी, उसके अंदर सारी चीजें कवर होंगी। फिलहाल ये इनिशियल स्टेज है, इसमें आपको थ्योरी थोड़ा बहुत याद रखनी है और अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ वो एक आ रही है, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियोस मिल रही होंगी आपको, मैम करा रही हैं, वो आप प्रैक्टिस करते जाइए धीरे धीरे। यहीं पे आंसर सोचते जाइए। अगर मैं आपसे यहीं पे शुरू करने से पहले पूछूं कि थ्रो सम लाइट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, बस बनाइए आप इस पे 200 वर्ड्स का आंसर। आप जितना मटेरियल दिया जा रहा है वो तो बहुत ज्यादा दिया जा रहा है ना 200 वर्ड्स के हिसाब से, तो आप एक बार जरा प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए अपनी। ठीक है, फिर आपको कुछ लगता है चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं तो देन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए, आर्किटेक्चर अगर आप देखें यूपी का तो इसमें अच्छा, आप जैसे अभी मैं आपको अगर बताने लगूं आप डायग्राम इंक्लूड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो देखो मैं अभी क्वेश्चन आंसर नहीं करा रही हूं, फिर ऐसा होता है ना आपका फोकस हट जाता है। ठीक है, सर के जो इंस्ट्रक्शंस है ना हमें वो फॉलो करने होते हैं, आप एक तो ये बात समझिए। ठीक है, तो यहां पे हम सर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, ये सर का फॉर्मेट है। ठीक है, कि आप पहले थ्योरी पढ़ाइए, साथ साथ हम प्रैक्टिस कराएंगे, फिर हम इनको मॉडल आंसर्स प्रैक्टिस कराएंगे, और जो बच्चे पेड ग्रुप में हैं उनकी आंसर राइटिंग वगैरह सब साथ में चल रही है। ठीक है, तो क्लियर फॉर्मेट है, ये कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो अगर आप देखें आर्किटेक्चर यूपी का, उसका इंपॉर्टेंस और मेंटेनेंस, तो बहुत तरीके के स्टाइल्स के एविडेंस आपको यूपी से मिलेंगे। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो हिंदू बुद्धिस्ट स्टाइल में, कुछ रॉयल मॉन्यूमेंट्स हैं और कुछ मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब आपको ये 3 कीवर्ड्स मिल गए, लाइन तो आप अपने आप भी बना लेंगे ना, चाहे हिंदी मीडियम के हैं आप चाहे इंग्लिश मीडियम के, आपको कीवर्ड्स चाहिए, कीवर्ड्स के अराउंड आपको आंसर फ्रेम करना है। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड्स आपको मार्क करा दूंगी। जातक कथाएं आपको पता है बुद्धिस्ट कहानियां होती हैं, और अगर हम कोई और काम देखें तो उसमें हमें बहुत सारी जगहों के, पैलेसेस के, फोर्ट्स के, जो कभी लोकेटेड थी उत्तर प्रदेश के लिमिट्स के अंदर अंदर, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सेम केस है स्तूप्स के साथ, स्टूप्स जैसे भी आप बोलना चाहें, जो हुए थे यहाँ पे बने थे, और बहुत सारे राजाओं ने, मतलब स्टेट ने बनाए थे, जैसे साक्यास थे, मल्लास थे, सुने आपने सब नाम, 6th सेंचुरी BC के अराउंड ये बनवाए गए थे। ठीक है, अब बात यह है कि ऐसा यहाँ पे कहा जाता है कि जो गंगा माँ है, द होली रिवर गैंजेस whose holy water is believed to wash away all the sins passes through the state,
कहते हैं ना सारे पाप धोने हैं तो गंगा में नहा लो, तो वो हमारे स्टेट से गुजर ही रही है। मैक्सिमम पार्ट गंगा नदी का यूपी से होके गुजरता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लाइंस में आपको एज इट इज इंग्लिश में क्यों पढ़ के बताती हूँ, जिससे आप उन इंग्लिश की लाइंस को लिखें, समझिए थोड़ा सा। देखिए, एक वीडियो के ऊपर आप चीजें जज मत कीजिए, आप थोड़ा सा समझिए चीजों को। आप ये लाइन लिख के आएंगे, हुज होली वाटर इज बिलीव टू वॉश अवे ऑल सिंस। अब इंग्लिश मीडियम वाले तो यही लिखेंगे ना, हिंदी में थोड़ी लिख देंगे पासिस थ्रू द स्टेट। तो एक लाइन आपको ये मिल गई, कहीं पे इसको नोट कर लो, ऐसे में यूज कर लो, कहीं और आंसर में यूज कर लो, समझ रहे हो। मीन्स तो एनरिचमेंट के बारे में है, एनरिचमेंट के बाद रेसिप्रिकेशन। और ध्यान रखना, सब कहते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई आंसर राइटिंग को बहुत ही अनड्यू, आप कहते हैं ना, फेवर देता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल बिलीफ है मेरा, आई माइट बी रॉन्ग, कि जब तक आपकी थ्योरी नहीं साउंड होगी आप आंसर नहीं लिख सकते। बेसिक नॉलेज थ्योरी की होनी बहुत जरूरी है, उसके बाद आप फूल पत्ती लगाइए, मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। तो ये जो रीजन है, यहाँ पे हमने इंडो आर्यन सिविलाइजेशन भी देखी। इस सिविलाइजेशन ने बहुत सारे पावरफुल रूलर्स दिए स्टेट को, जैसे कि हिंदू, इस्लामिक, बुद्धिस्ट, यूरोपियन, हर तरह के रूलर्स आपको यूपी से रिलेटेड मिल जाएंगे। इन सबका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा। कल्चरल डेवलपमेंट उस हिसाब से होता है जिस हिसाब से रूलर्स का इन्फ्लुएंस रहता है। तो मॉन्यूमेंट्स में, बिल्डिंग्स में, फोर्ट्स में, हर चीज में उन्हीं रूलर्स का इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। तो इम्प्रिंट किस किस का दिखाई देगा आपको यहाँ पे, बुद्धिस्ट का, हिंदू का, इंडो इस्लामिक मर्जर, और इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर का। इंडो सार्सनिक पढ़ा था आपने, यूरोपियन स्टाइल पढ़ा था। इस रीजन की वजह से टूरिस्ट जो हैं यहाँ पे जो आएंगे वो देखेंगे कि देयर इज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं दैट नो बेटर स्टेट, देयर कैन बी नो बेटर स्टेट देन दिस टू अंडरस्टैंड द रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज। अब ये एक लाइन मिल गई आपको, इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आर्किटेक्चरली देखें तो मॉन्यूमेंट्स जो है उत्तर प्रदेश के, उसमें क्या क्या आता है, व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ, आपसे कोई पूछे तो उसमें आएंगे बुद्धिस्ट स्तूप्स, विहार्स आएंगे, एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज आएंगी, सिटीज आएंगी, फोर्ट्स आएंगे, गेट हाउसेज आएंगे, पैलेसेस आएंगे, लिख के आनी है सारी चीजें, टेम्पल्स आएंगे, मॉस्क्स आएंगे, टॉम्स आएंगे, टूम्स, टॉम्स जैसे भी बोलते हैं आप, मॉन्यूमेंट्स आएंगे, और कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग्स भी आएंगी, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे बने थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, हमने पढ़े थे, वाराणसी पढ़ा था, कितने सारे पढ़े थे पिछले वाले लेक्चर में। तो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में जो ये सब मिले हुए हैं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज। तो अब आप खुद से कर देंगे कोट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मौर्यन पीरियड की बात करें तो जैसे जैसे मौर्याज राइज किए 3rd सेंचुरी बीसी में, एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ आर्ट में, ठीक है। स्टोन पिलर्स आप जानते हैं मौर्यन एज को बिलोंग करते थे, जो सारनाथ से मिले हैं, प्रयागराज से, मेरठ से, कौशाम्बी से, सनकिस्सा से, वाराणसी से। तो ये मौर्यन आर्ट बहुत अच्छा स्पेसिमेन था, ये वाली चीजें मौर्यन आर्ट की। विंसेंट स्मिथ आप जानते हैं, एक हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं, अब जो लिखते हैं उसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। देखिए, इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड एन एग्जांपल ऑफ एंशिएंट एनिमल स्कल्पचर इन एनी कंट्री व्हिच इज इक्वल टू और बेटर देन दिस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। किसकी बात हो रही है, हमारे नेशनल एम्बलम सारनाथ पिलर, अशोका पिलर की बात हो रही है। Artistic expression of Sarnath because it successfully combines realistic treatment and idealistic dignity and the details are brought out to perfection। अब ये आपको लाइंस इंक्लूड करनी ही करनी पड़ेंगी, आप जो मर्जी कर लीजिए, जितने मर्जी हाथ पैर मार लीजिए, आप नहीं लिखेंगे, कोई और लिख के आएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। अब ये तो रहा रेमिनेंट्स के हिसाब से आर्किटेक्चर टिट्स एंड बिट्स में जो है आपका डेवलप कर रहा था। अब जो प्लान्ड डेवलपमेंट होता है आर्किटेक्चर का, वो होता है इसी टाइम पीरियड से, मौर्य पीरियड से। आपको पीरियड मेंशन करेंगे तो और पढ़े लिखे लगेंगे आप। तो उसका हमें कैसे पता चलता है, बुक से। कौन सी बुक है, इंडिका, मेगास्थनीज ने लिखी थी, इसी टाइम की है। वो बताती है इंस्टेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन वुड वॉज मोर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, एंड दिस कैन बी सीन इन द पिलर्स बिल्ट बाय अशोक। अशोक का कहते हैं महल पूरा लकड़ी से बना हुआ था, मतलब एक महल उनका पूरा लकड़ी का था। दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर, जो कहां से लाया जाता था, चुनार, उत्तर प्रदेश से। और ये मोनोलिथिक पीसेस हैं, सिंगल पीस ऑफ स्टोन से कार्व्ड हैं, इसलिए इनको वंडरफुल स्पेसिमेन कहा जाता है मोनोलिथ का। मोनो मतलब एक, लिथ मतलब ऑफ स्टोन, पत्थर का, ठीक है। बहुत बड़े बड़े आइडल्स किसके, मौर्यन। यक्षा और यक्षिणी पढ़े हैं आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी, किसने देखी भी, अगर पिंक कलर की किताब है, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी फोटोज दी हुई हैं। दे हैव बीन फाउंड फ्रॉम परखम एंड बरोदा विलेजेस नियर मथुरा, जो अभी फिलहाल मथुरा म्यूजियम में आपको दिख जाएंगे। ये लाइंस इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताइए, ये लाइन आपको मुझे पढ़ के बतानी पड़ेगी ना, बिकॉज दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। यक्षा को कहा गया है मणिभद्र, लिख के आना। इट वॉज बिल्ट बाय गोमित्र, अ डिसाइपल ऑफ कुनिक। बुद्धिस्ट स्तूप जो है मॉडर्न पीरियड के, वो नया डायमेंशन दे रहे हैं आर्किटेक्चर को।
अच्छा, स्टूपा का मतलब क्या होता है? स्टूपा आपने देखा होगा, ऐसे करके शेप होती है, अंडा बोलते हैं जिसको, अंडा, छत्रिका, हर्मिका, पढ़ा है नहीं पढ़ा है प्रीलिम्स में? तो वो जो है उसका मतलब होता है माउंट, ऐसे बड़ा। इट रेफर्स टू अ रेज्ड स्पेस दैट इज फॉर्म बाय प्लेसिंग द बोन्स और रिमेन्स ऑफ द डिसीज्ड बिलो। आप जानते हैं बुद्धिस्ट, जब बुद्धा ने निर्वाण अटेन किया तो उनके जो रिमेन्स थे उसको 7 या 8 पार्ट्स में बांट के अलग अलग स्टूप्स में रखवा दिया गया था। पढ़ा है हमने ये चीजें। तो जो स्टूप्स की कंस्ट्रक्टर है वो कब से होती हैं? देखो, महापरिनिर्वाण से होती हैं, बुद्धा के महाजनपद पीरियड के टाइम पे। लेकिन मौर्य जो एम्परर अशोक था उसने कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म दिया इस आर्किटेक्चर का। जो चाइनीज ट्रैवलर थे ह्यून सांग, अशोक ने, उनके अकॉर्डिंग अशोक हैड बिल्ट 84,000 स्टूप्स। मतलब स्टूप बिल्डिंग का जो काम है वो अशोक ने बहुत ही एक्सटेंसिवली, बहुत ही थरोली कराया था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे धर्मराजिक स्तूप कहां पे है? सारनाथ में। सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है ये अशोक के टाइम पीरियड का। उसका लोअर पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टोन्स, मतलब पत्थर पे कार्विंग की हुई है, और ऊपर का पार्ट इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक। उसका बेस स्क्वायर नहीं है, बाकी के स्टूप्स जो थे मौर्य या गुप्ता पीरियड के, लेकिन ये एक सर्कुलर बेस का स्टूप है। हाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शेप जो है ड्रम लाइक है टॉप से। एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ स्कल्पचर, डिस्टिंक्टिव मतलब एकदम डिफरेंट, डेवलप होता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान कनिष्क के शासन काल में। स्टैचू जो बुद्धा के थे पहली बार इसी टाइम पीरियड में बनना स्टार्ट हुए थे। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टाइल्स इमर्ज हुए थे। आपने प्रीलिम्स में इनके बीच का डिफरेंस पढ़ा होगा, द गांधार स्कूल, द मथुरा स्कूल एंड द अमरावती स्कूल। अब मैं आपको यूपी का पेपर पढ़ा रही हूँ। अब मुझे अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं आपको गांधार, मथुरा और अमरावती स्कूल का डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन वो आपसे यहाँ पे नहीं पूछेगा। आप समझ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है आपको। ठीक है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? मथुरा स्टाइल, जो ओरिजिनेट और डेवलप हुआ यूपी में। अब यूपी का पेपर है तो आपको एक चीज फोकस करवानी पड़ेगी कि इसमें से सबसे रेलेवेंट है आपका मथुरा स्कूल विच डेवलप्ड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, मथुरा आर्ट आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? राइट अ नोट ऑन गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। नो, इट विल नॉट कम इन द पेपर ऑफ उत्तर प्रदेश। आएगा राइट अ नोट ऑन मथुरा आर्ट। नोट लिखने के लिए पूछ सकता है आपसे, एग्जाम्पल दे रही हूं तो यहां पे आपको ये नोट के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप लिखेंगे द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा द स्टैचू व्हेन द, देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन, मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है राइट अ नोट और शॉर्ट नोट ऑन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो आप लिखेंगे व्हेन द, इंट्रोडक्शन में, दैट व्हेन द स्टैचू ऑफ बुद्धा स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड, three type of sculptures emerged. One was Gandhar school, one was Mathura school, and the one was Amravati school. But the important among these was the Mathura style, which originated and developed in Uttar Pradesh. ये आपका 3 लाइन का इंट्रो हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा कि जब बुद्धा जीवित थे तो बुद्धा के स्टैचू नहीं बनते थे। जब बुद्धा ने महापरिनिर्वाण अटेन कर लिया, लिखेंगे आप, तब से बुद्धा के स्टैचू बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ, और वो जो स्टार्ट हुआ वो मथुरा में सबसे अच्छा स्टार्ट हुआ। तो आपको एक अच्छा खासा डिसेंट सा इंट्रोडक्शन बन गया। ठीक है, किसी के पास इससे बेहतर हो सकता है इंट्रोडक्शन, मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको केवल। तो मथुरा आर्ट जो था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है, वो पीक पे पहुंचा कुषाण पीरियड में। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेज ऑफ बुद्धा, मतलब बिल्कुल ह्यूमन लाइक। ठीक है, जिसकी पॉपुलैरिटी आज तक है। मथुरा और गांधार आर्टिस्ट पाइनियर्स थे, बिल्कुल पारंगत थे इमेजेस ऑफ बुद्धा कार्व करने में। पेंटिंग्स जैन तीर्थंकर की, हिंदू भगवान की भी मथुरा में बनती थी। जनरली सारी जो अर्ली ड्राइंग्स थी ये बहुत बड़े साइज की होती थी। कुछ बहुत अच्छे स्पेसिमेन इनके प्रिजर्व हैं म्यूजियम्स में अलग अलग जगहों पे। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनती थी कुषाण एम्परर्स की, विम कड़फिसस की। कनिष्क की तो बहुत बड़ी स्टैचू नहीं मिला है, वो हेडलेस स्टैचू मिला जहां से पता चलता है कि ये पैंट पहनते थे। सवाल आया था सीडीएस में एक बार। एंड द शार्क रूलर चेस्तान, सीटेड या फिर अपराइट पोस्टर्स में हमें बहुत मिली हैं जो मथुरा में लोकेटेड है मोनेस्ट्रीज वहां पे। ऐसा माना जाता था कि जो ये पेंटिंग्स थी ये फिक्स्ड थी इन द देव कुल, प्रॉब्ली अ प्लेस फॉर एंसेस्टर वर्शिप, जहां पे आपके देव पूजा नहीं होती, कुल पूजा, वहां पे। और देयर इज नो डाउट दैट मथुरा वाज द सेंटर ऑफ स्कल्पचर मेकिंग ड्यूरिंग दिस कुषाण पीरियड। लिखेंगे आप ये लाइन। बहुत डिमांड थी अलग अलग पार्ट्स में कंट्री की यहाँ की बनी हुई मूर्तियों की। जो सीन्स थे डिपिक्ट होते थे स्टोन पिलर्स पे, वो मिलते हैं हमें भूटेश्वर पे और बाकी की प्लेसेस में मथुरा में, जो हमें बताते हैं कि कंटेम्प्रेरी लाइफ कैसी थी। आप मुझे एक बात बताइए, किसी टाइम पीरियड की पेंटिंग्स, किसी टाइम पीरियड का आर्किटेक्चर, किसी टाइम पीरियड का डांस क्या रिफ्लेक्ट करता है? उसका कंटेम्प्रेरी टाइम रिफ्लेक्ट करता है। इन पेंटिंग्स में पिक्चराइजेशन ऑफ क्लोथ्स, ज्वेलरी, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वेपन्स, हाउस होल्ड फर्नीचर, सब कुछ दिखाया दर्शाया जाता था।
ठीक है। पिक्चराइजेशन ऑफ ड्रंक पीपल, नशे में हैं कोई लोग, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें किससे? एलियन हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस ऑफ द स्कूल ऑफ आर्ट। बहुत अच्छे एविडेंस मिलते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के सारनाथ से कुषाण पीरियड के। रुइंस मिले हैं बहुत मॉनेस्ट्रीज के, टेम्पल्स के, स्टोन्स के, स्टूप्स के सॉरी, जो इस टाइम पीरियड के हैं, जो आज भी हमें मिले। मिडीवल पीरियड में, शुरुआती मिडीवल पीरियड में एकदम से बिल्डिंग एक्टिविटीज तेज हुई यूपी में। मुस्लिम हिस्टोरियंस ने एडमायर की हैं सिटीज जैसे कि कन्नौज, वाराणसी, कालिंजर, मथुरा, फोर्ट्स, टेम्पल्स जो पूरी किंगडम में एक्सटेंड करती थी। गुर्जर प्रतिहार और गढ़वाल्स के टाइम पे कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटर था आर्ट ऑफ लर्निंग का? कन्नौज। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया यहाँ पे मुस्लिम इन्वेजन्स होते गए। प्रेजेंटली ज्यादा कुछ एविडेंस नहीं मिल पाया है हमें, लेकिन मतलब किसके बारे में? कन्नौज के बारे में। कुमार देवी, यहाँ पे आप रेफरेंस डाल सकते हैं, ये वाइफ थी गढ़वाल किंग गोविंद चंद्र की। उन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाई थी सारनाथ में, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र जैन विहारा। आप लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। जो मथुरा के टेम्पल्स थे, इनकी आर्टिस्टिक ब्यूटी इतनी कमाल की थी कि महमूद ऑफ गजनी ने भी इनकी तारीफ की थी। चंदेल रूलर्स थे सदर्न उत्तर प्रदेश के, वो भी बहुत संरक्षक थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। उनकी बिल्डिंग एक्टिविटीज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड थी अराउंड खाजुराहो इन मध्य प्रदेश, वेरी फेमस। लेकिन तो कुछ टेम्पल्स टैंक्स के जो रिमेन्स हैं कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्ट्स के, वो हमें मिलते हैं महोबा, रसिन, रहेलिया और बाकी के बुंदेलखंड वाले पार्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के आना है। खाजुराहो सबको पता होगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता होगा। खाजुराहो लिखने से कम नंबर मिलेंगे, यूपी की जगह लिखने से ज्यादा नंबर मिलेंगे। फोर्ट जो इन्होंने बनाए कालिंजर में, देवर इनप्रेग्नेबल। इनप्रेग्नेबल क्या होता है? जिसको भेदा ना जा सके, समझ रहे हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफेंस, और किलाबंदी तो होती डिफेंस के लिए थी। टेम्पल्स और डिवाइन इमेजेस जो इस जगहों पे, इन जगहों पे बनती हैं, उनका एक स्पेशल आर्ट ट्रेडिशन रहा है अपना खुद का। पहला स्टैचू बुद्धा का आ चुका है पहले भी, कौन से स्टाइल में बना था? मथुरा स्टाइल में। मथुरा दिल्ली के पास सेकंड कैपिटल थी कनिष्क की। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट स्कल्पचर जो यहाँ पे डेवलप हुआ, उसी को बोला गया मथुरा स्टाइल। उस जगह से, जिस जगह से डेवलप हुआ, उसका नाम उस पर रख दिया। बुद्धा के अलावा यहाँ पे जैन तीर्थंकर की मूर्तियां, हिंदू भगवान, यक्ष, नाग, शिव, कार्तिकेय सब बनती थी यहाँ पे। ये ज्यादातर सैंडस्टोन या फिर स्पॉटेड, वो क्या बोलते हैं, छित्तीदार पत्थर होता है ये, स्पॉटेड स्टोन्स शायद हिंदी में यही कहते हैं, उसकी बनती थी, ठीक है। जो आइडल्स थे बुद्धा के मथुरा स्टाइल में, वो कैसे लगते थे? वो लगते थे जैसे कि इंडियन सेंट्स या एस्केटिक्स हैं। आप गूगल करके देखिएगा, आपको समझ आएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। इस स्टाइल में जो बुद्धा हैं, ही इज डिस्प्लेड इन भूमि स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। ये हाथ से होती है मुद्राएं, देखिए आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इनको देख लीजिएगा थोड़ा कि कौन कौन सी होती हैं। ये भूमि स्पर्श में नीचे की तरफ होता है अंगूठा ऐसे, मतलब समझ रहे हैं? ये अलग अलग मुद्राएं हैं, सारी नहीं याद करनी है, बस ये 3 प्रोमिनेंट हैं, क्योंकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की जो पेंटिंग्स थी, जो स्टैचू थे, वो इसमें बने होते थे, तो इसलिए बस ये 3 याद रखना, ठीक है। और ज्यादातर बुद्धा के स्टैचूज इसमें खड़े हुए थे, इरेक्ट स्टैचूज थे, और एक लायन का फिगर बना होता था उनके पैरों के पास, और एक बिग ऑरा समझते हैं आप? हेलो, HALO, समझ रहे हैं? एक फिगर है और उसके पीछे ऐसे गोल 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 गोल, मतलब वो उनका ऑरा है, समझ रहे हैं? बना होता था, समझ तो रहे हैं शायद आप ठीक है, फील कीजिए थोड़ा। फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि दूसरे जो जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, वहां पे बुद्धा जो है वो एज ए प्रिंस, एक राजकुमार की तरह दिखाए जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डीटी, एक भगवान की तरह दिखाई जा रहे हैं। अब गांधार स्कूल पे इन्फ्लुएंस था ग्रीक और रोमन स्टाइल का, गांधार में हुआ था इसका जो डेवलपमेंट था, और वो जो था वो उत्तर प्रदेश तो दूर था, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हुआ था स्टार्ट, तो वो इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव आप देख सकते हैं बस एक बार। तो ये हेलो जरूर मेंशन करना है आपको। मथुरा स्टाइल की सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको मेंशन करनी ही करनी है जब आप मथुरा स्टाइल के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट साइट्स दी हुई हैं, तो ये आपको जरूर याद करके रखनी है कि एटलीस्ट इतनी तो 2-4 तो आप लिख ही पाए। कपिल वस्तु, आप जानते हैं उसको, प्रेजेंट डे सिद्धार्थ नगर जो अब है ना, वो इट वाज कपिल वस्तु। बुद्धा के फादर शुद्धोधन जो हैं वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। सारनाथ, ऋषिपट्टम हम कर चुके हैं। बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था यहाँ पे, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था, और बुद्धिस्ट संघ भी यहीं से स्टार्ट किया गया था। कुशीनगर, ये परिनिर्वाण की जगह है बुद्धा की। इट वाज द कैपिटल ऑफ मल्ल रिपब्लिक। प्रेजेंट डे कुशीनगर और देवरिया वाला पार्ट इसके अंदर आता है। श्रावस्ती की बात करें तो ये राप्ती नदी के किनारे बसा एक शहर है, और किंगडम होती थी ये, कैपिटल होती थी ये कोशाल किंगडम की। बुद्धा ने काफी अपनी टीचिंग्स, अपने जो वो पढ़ाते सिखाते थे लोगों को, प्रीच करते थे, वो यहाँ पे दी थी। रामग्राम की बात करें तो
रामगढ़ ताल जो है फिलहाल के गोरखपुर का, दैट वाज रामग्राम। कैपिटल हुआ करता था ये कोलिया रिपब्लिक का। देवधा ये बुद्धा के मटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब कि बुद्धा के नाना जी, ठीक है, उनका गांव था। इट इज आइडेंटिफाइड एज ढूंढीबरी, एक टाउन है प्रेजेंट डे नेपाल बॉर्डर जो है, नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है ये, महाराजगंज में। पाव की बात करें तो ये फाजिल नगर साथियोन एरिया है प्रेजेंट कुशीनगर का, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का आर्किटेक्चर आप देख लीजिए गुप्ता पीरियड का, और गुप्ता पीरियड को हम क्या कहते हैं, द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है इंडियन आर्ट की। आर्ट में उत्तर प्रदेश इज सेकंड टू नन इन द कंट्री। अब देखिए ये लाइन एज इट इज लिख के आ जाइएगा, अच्छी लाइन है, ठीक है। स्टोन टेम्पल और ब्रिक टेम्पल आप जानते हैं वर्ल्ड फेमस है यहाँ का, देवघर झांसी का, भितरगांव में, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में अपने आर्टिस्टिक पैनल्स के लिए बहुत ही फेमस है। कुछ और एंशिएंट आर्ट्स और क्राफ्ट्स की बात करें तो वो एग्जांपल्स जो हैं वो हैं विष्णु इमेजेस, स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा इन मथुरा एंड द सीटेड इमेज ऑफ तथागत इन द सारनाथ म्यूजियम। मथुरा और सारनाथ स्कूल दोनों ही अपने टॉप पे पहुंचे, अपने जेनिथ पे पहुंचे ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। बहुत अच्छा एलिगेंस और बैलेंस रहा इस टाइम पीरियड में, जहाँ पे स्कल्पचर्स जो थे वो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस प्लस मेंटल कामनेस को डिपिक्ट करते थे। मैंने आपको बताया ना, बुद्धा को एक सेंट की तरह, ऋषि की तरह, किसी एस्थेटिक की तरह प्रेजेंट किया जाता था, तो देख के लगता था कि बनाया तो सुंदर हुआ ही हुआ है, बहुत ही जीवंत थी मूर्तियां, ऐसे समझिए आप। उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ था आइकोनोग्राफिक मोटिव्स का। मोटिव समझते हैं आप, MO डेकोरेटिव मोटिव और आइकोनोग्राफिक मोटिव। व्हाट इज अ मोटिव, बताइए मुझे। मोटिव का बेसिकली मतलब होता है एक डिजाइन टाइप, समझ रहे हैं, छोटा सा, दैट इज कॉल्ड मोटिव। मतलब एक डेकोरेटिव, एक इंपॉर्टेंट या फिर यूजुअली रिपीटिंग आइडिया या फिर थीम इन अ वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मोटिव। चलिए, तो वो आपको मिलेंगे इसी टाइम पीरियड में। राजघाट, वाराणसी, साहिठ माहिठ, कोंडा बहराइच, भीतरगांव, कानपुर, अहिछत्र, बरेली, यहाँ पे बहुत अच्छे खासे स्पेसिमेंस मिले हैं हमें आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स के, लेकिन वो स्टोन से ही नहीं बने हुए थे, दे वर ऑल्सो मेड ऑफ टेरिकोटा, ठीक है, ये लिख के आना आपको, इंपॉर्टेंट। अर्ली मिडीवल पीरियड में ये आप छोड़ सकते हैं, रिपीट हो रहा है, ये भी आप छोड़ सकते हैं, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। हाँ, स्टोन और ब्रिक टेम्पल्स थे जो भीतरगांव और देवघर में बने थे कानपुर में, वो अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं गुप्ता पीरियड के आर्ट के। विष्णु इमेजेस, स्टैंडिंग इमेज बुद्धा की मथुरा में, और उनकी जो इमेज थी सिटिंग पोजीशन में, बैठी हुई पोजीशन में, सारनाथ म्यूजियम में है फिलहाल, वो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो गुप्ता पीरियड का ही आर्ट और आर्किटेक्चर है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है। अच्छा, हाँ, सिंबॉलिक आर्ट वर्क हम देख चुके हैं, डेकोरेटिव एक्टिविटीज देख चुके हैं, इसी टाइम पे अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ था, और टेरिकोटा से बने हुए, स्टोन से बने हुए हमें मिले हैं। टेम्पल कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं बहुत ही विस्तृत था गुप्ता पीरियड का। इनिशियली शुरुआती दौर में रूफ जो होती थी, छत जो होती थी टेम्पल्स की, वो फ्लैट होती थी, लेकिन बाद में जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो शिखर टेम्पल्स का भी स्टार्ट हो गया। शिखर मतलब ऐसे करके शिखर बनना, फ्लैट ना होके शिखर स्टाइल। जो फिलहाल मंदिर, जिससे मंदिर आप आंख बंद करेंगे जो इमेज आएगी दैट इज शिखर, ठीक है, सबके वही आएगी, फ्लैट टॉप का तो मंदिर कोई इमेज आएगी नहीं। टेम्पल में एक सैंक्टम सैंक्टोरम होता था, गर्भागृह जिसको बोलते हैं आप, हॉल, एक असेंबली हॉल और एक वेस्ट्यूबल। टेम्पल्स जो होते थे वो हाई प्लेटफॉर्म्स पे बनते थे, सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं ऊपर, वो दिखाते नहीं है हिंदी मूवीज में एकदम परफेक्ट एक टेम्पल दिखाते हैं, वैसे ही बनते थे। और फिर उसके आप चक्कर लगाएंगे, एक स्क्वायर रूम होगा जहाँ पे मेन डीटी विराजमान होंगे, ठीक है, जिसको आप बोलेंगे सैंक्टम सैंक्टोरम या फिर गर्भगृह। ब्रिक्स जो थी वो पहले यूज होती थी कंस्ट्रक्शन में टेम्पल्स के इस दौरान, और टेम्पल्स जो थे इस टाइम के, दे वर बिल्ट ओनली टू ऑनर द आइडल्स, मतलब भगवान की ही पूजा के लिए वो बनते थे। तो टेम्पल्स तो बहुत कुछ रहे हैं ना, टेम्पल्स तो पम्प एंड शो का भी तरीका रहे हैं, टेम्पल सेंटर ऑफ लर्निंग रहे हैं, सेंटर ऑफ एजुकेशन रहे हैं, और टेम्पल्स की वजह से वहां की इकोनॉमी बहुत ग्रो करती थी, जिसके आसपास टेम्पल होते हैं। तो आपने देखा ही होगा, कहीं भी आप जाते हैं, मंदिर चले जाइए आप कहीं भी बहुत फेमस, तो उसके आसपास सब लगे नहीं रहते, छोटे छोटे ठेले होते हैं, खाने पीने का सामान होता है, वो सामान मिलता है बहुत सारा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई सेपरेट हॉल या असेंबली नहीं होती थी, या वर्शिपर्स के लिए, डिवोटीज के लिए कोई पवेलियन टाइप नहीं होते थे। दश अवतार टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक विष्णु हिंदू टेम्पल है 6th सेंचुरी देवघर में बना हुआ, और ये बेतवा रिवर वैली नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में बना हुआ है, गुप्ता पीरियड का ये टेम्पल है, ठीक है। अलेक्जेंडर लुबोट्स्की
की माने तो द टेम्पल वॉज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द थर्ड वॉल्यूम ऑफ द हिंदू टेक्स्ट विष्णु धर्मोत्तर पुराण which describes the design and architecture of the सर्वतोभद्र स्टाइल टेम्पल। ये आपको लिखना है कि अलेक्जेंडर लुबोट्स्की ने इस टेम्पल के बनावट, इस टेम्पल के पीछे के बारे में, बनने के पीछे के बारे में ये लिखा है। दशावतार टेम्पल को लोकली कहा जाता है सागर मढ़, इसका मतलब होता है टेम्पल बिल्ट ओवर द टैंक। इसमें एक रॉक कट वाटर टैंक है, मतलब पत्थर से बना हुआ वाटर का टैंक है। दिस इज द फर्स्ट टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया इन विच शिखर वॉज बिल्ट। मैंने आपको बताया ना, पहले फ्लैट होती थी रूफ्स, तो ये पहला टेम्पल है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी बात हो जाती है। हाई प्लेटफॉर्म है, पैरेलल है टू द वरांडा ऑफ द बेसमेंट। किसी पिलग्रिम को एंटर करने के लिए चारों डायरेक्शन से स्टेप्स अरेंज हैं। देखो ना, यहां से भी आप चढ़ के चले जाओ, यहां से भी चले जाओ चढ़ के, देखे होंगे ऐसे टेम्पल्स आपने। और फैक्ट ऑफ दिस टेम्पल इज टुवर्ड्स वेस्ट, इट इज स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड्स साउथ ड्यू टू विच द सन रेज फॉल ऑन इट्स मेन आइडल। कंस्ट्रक्शन देखिए कितने कमाल का होता था, बनते ही ऐसे थे। मतलब तब तो किसी ने बीआर्क वीआर्क तो नहीं करा होता होगा कि आर्किटेक्चर के स्कूल से पढ़ के आए हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं। देखिए क्या लोकल गजब का था। प्लिंथ जो है वो स्क्वायर है और इट इज, ये सब लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। लोअर स्टेज टेम्पल की कहलाती है मूनस्टोन और इसका भी स्क्वायर प्रोजेक्शन है एट ईच कॉर्नर। ये है आपका दशावतार टेम्पल देवघर। आप में से बहुत लोग गए होंगे, आई एम श्योर, देखा होगा खुद। ठीक है जी, अब आते हैं आपका टेम्पल ऑफ कहोम। द टेम्पल ऑफ कहोम, ओल्ड नेम है इसका कुबुक। कहां पे लोकेटेड है ये? इट इज लोकेटेड इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो किस टाइम पे बिल्ड हुआ था? इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्त। यहाँ पे मेंशन है ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ आइडल्स ऑफ 5 जैन तीर्थंकर्स। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मेन तो दशावतार टेम्पल का एग्जाम्पल डालना ही डालना है आपको। चलिए, गुप्ता पीरियड के स्कल्पचर की बात करें तो बहुत सारे, अच्छा, बुद्धा के अलावा आप जानते हैं बोधिसत्व की भी मूर्तियां बननी स्टार्ट हो गई थी मथुरा और सारनाथ में। याद रखिएगा आप मेरी बात, बोधिसत्व कौन है बताइए? सवाल आ चुका है इस पे, तो प्रीवियस ईयर है ये, बहुत पुराना। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? बोधिसत्व एक्चुअली दो हीनयान और महायान, दो ग्रुप्स में बट गया था बुद्धिज्म। तो महायान बुद्धिज्म में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा कंपैशनेट बीइंग, सद्भावना से भरा हुआ एक ऐसा इंसान है हु इज एबल टू रीच निर्वाण। मतलब वो तो निर्वाण पे पहुंच गया है, ठीक है जी, लेकिन वो अपना निर्वाण डिले कर रहा है थ्रू कंपैशन फॉर सफरिंग बीइंग्स, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, जो परेशान हैं। तो उनके लिए ही हिमसेल्फ, ही और शी हिमसेल्फ डिलेज हिज एनलाइटनमेंट, जिससे वो दूसरों को भी अवेकनिंग की तरफ, जागृति की तरफ ले जाए। मतलब एक इंडिविजुअल जो उस रास्ते पे है, जो बुद्धा बनने वाला है, दैट इज अ बोधिसत्व। सिंपल भाषा में बता रही हूं। संस्कृत पाली में देखें तो इसका मीनिंग होगा वन हुज गोल इज अवेकनिंग। ठीक है, चलिए, तो वो आपको बहुत सारे स्टैचूज इनके मिल जाएंगे। इनके कॉस्ट्यूम्स बहुत थिक होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ट्विस्टेड हेयर होंगे, समझ रहे हैं, कर्ली टाइप, और लॉन्ग कॉइल्स मिलेंगे ईयर्स में। आप देखिएगा अगर इंटरनेट पे तो आपको समझ में आ जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन और भूमि स्पर्श मुद्रा का स्पेशल प्लेस है इन स्टैचूज में, जो बुद्धा के मिले हैं सारनाथ में। तो धर्म चक्र परिवर्तन से नाम ही पता चलता है, पहला धर्मोपदेश दे रहे हैं वो, फर्स्ट सरमन दे रहे हैं टू पंच भद्र वर्गीय मॉन्क्स जो बैठे हैं पद्मासन में या फिर लोटस पोजीशन में। पद्मासन जो लोग थोड़ा बहुत भी योगा करते हैं, पता है ना, एक दूसरे आलती पालती मार के पैर रख के थाइस के पास ऊपर उठा के। ठीक है, एक रेडिएंट ऑरा है पीछे, हेलो जो मैंने बताया, बिहाइंड द हेड, एंड द आईलिड्स आर ड्रूपिंग, मतलब कि मेडिटेटिव पोजीशन में हैं, ड्रूपिंग आईज। ठीक है, द बुद्धा इज सीटेड ऑन अ पेडेस्टल इन भूमि स्पर्श मुद्रा। मैंने बताया ना, लैंड टच पोस्चर है ये। उनका लेफ्ट हैंड उनकी गोदी में है, व्हाइल द राइट हैंड इज टचिंग द ग्राउंड। और एक सीन है मरा परिजय का, वो इंस्क्राइब्ड है बिलो द सीट इन द आइडल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इतनी बात। चलिए, अब मिडिवल पीरियड में आप उत्तर प्रदेश का आर्किटेक्चर देखेंगे। उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग दी सल्तनत पीरियड, इसको डार्क एरा कहा जाता है आर्ट और आर्किटेक्चर का। ठीक है, इस टाइम पे जो सुल्तान्स थे, उनकी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी वो बेसिकली दिल्ली तक ही थी। वहां पे वो मस्जिद, मौजुलम्स, ये सब बना रहे थे। जब शर्की रूलर्स आते हैं जौनपुर में,
तब आर्टिस्टिक एक्टिविटीज वापस से रिज्यूम होती हैं। सिंपल, आपको एक लाइन पता होनी चाहिए, सिर्फ दिमाग में रखो, 4-5 लाइन लिखी इनको छोड़ दो। बहुत सी फेमस मॉस्क्स जैसे कि अटला मस्जिद या अटाला मस्जिद बोलते हैं इसको, खालिस मुखी, झंझी हरी और लाल दरवाजा इन्हीं की पैट्रोनेज में, इन्हीं के संरक्षण में बनाई गई थी। इनमें सबसे बड़ी थी जामा मस्जिद। अटाला मस्जिद जो कि बनाई गई थी जौनपुर में, किसने? इब्राहिम शर्की ने 1408 में। वो एक मॉडल बन गया था बाकी के मॉस्क के कंस्ट्रक्शन के लिए। ये एक क्लासिक, बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का, जिसमें स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो दोनों स्ट्रेंथ भी बिल्डिंग की प्लस डिवोशन दोनों को सिग्निफाई कर रहा है। लिखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ प्लस डिवोशन इज बीइंग सिग्निफाइड, दैट इज द डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ दिस मॉस्क। लिख के आना पड़ेगा इसे। अब जो मॉस्क थी जौनपुर की, उनमें कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज इज हिज आर्टिस्टिक प्रोपिलम। ये जो मॉस्क थी इनमें मेरे ख्याल से कुछ आवाज का प्रॉब्लम हो गया है ना, आवाज चली गई थी बीच में, चलो कोई नहीं। तो इनका जो आपका जो आर्टिस्टिक वे में ये बनाई गई हैं, इनमें क्या था, इनमें विमेन के लिए भी फैसिलिटी थी टू ऑफर प्रेयर्स। इसके लिए बहुत सुंदर गैलरीज बनाई गई थी। जैसे देखो, सुनो, पूरी वॉल पे कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन कह रही हूँ, कार्विंग, आर्टिस्टिक कार्विंग कर दी। उसके अराउंड गैलरीज बना दी जहां पे विमेन कुड ऑल्सो ऑफर देयर प्रेयर्स। अच्छा, जो आर्किटेक्चर होता था फोर्ट्स का, वो भी डेवलप हुआ था शर्कीज के ही पैटर्नेज में। जो फोर्ट बना था जौनपुर में, उसका अपना खुद का इंपॉर्टेंस है मिडिवल एरा में। अभी तो वो बहुत ही डिलैपिडेटेड स्टेट में है, मतलब टूटा हुआ स्टेट में है, खंडर टाइप हो गया, बट इट्स स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज यूनिवर्सली एडमायर्ड and widely followed in construction works back then when it is used to be in a good condition. अभी फिलहाल सिर्फ उसका ईस्टर्न एंट्रेंस जो है वो ठीक ठाक है, जो उसके फीचर्स को दर्शा रहा है। मिडिवल आर्किटेक्चर पे इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली किसका होगा? इस्लाम का होगा। आर्किटेक्चर जो इंडिया में डेवलप हुआ पहला हाफ 13th सेंचुरी में, जब दिल्ली सल्तनत की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है, तो उसको बोला जाता था इंडो इस्लामिक आर्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाले टाइम पीरियड को बोला जाता था इंडो इस्लामिक आर्ट। तो मिडिवल आर्किटेक्चर बेसिकली यूपी में स्टार्ट होता है, लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिटी ऑफ आगरा बाय सिकंदर लोदी इन 1504। इससे पहले आगरा एक गांव हुआ करता था, और अब आप देखिए आगरा वर्ल्ड फेमस जगह है। ठीक है, सिकंदर लोदी वहां पे सेटल हुआ सिस्टमैटिकली, उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली से यहाँ पे, बहुत सारे मॉस्क, पैलेसेस, कुएं, रोड्स, बहुत कुछ बनवाया। तो उससे आगरा का जो प्रोमिनेंस था, इंपॉर्टेंस था, वो ग्रो करने लग गया। अब आप देखेंगे शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर शर्की आर्किटेक्चरल स्टाइल। फिरोज तुगलक का बेटा सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह ने अपॉइंट किया था एक इनक समझते ना आप, हिजड़ा, ख्वाजा जहान को एज इज वाइजियर इन 1394, और उसको टाइटल दिया मलिक उस शर्क का, लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। ख्वाजा जहां ने अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र डायनेस्टी बनाई, शर्की डायनेस्टी जौनपुर में। उसका बहुत लंबा शासनकाल था इस डायनेस्टी का, उस पर्टिकुलर बंदे का नहीं। बिल्डिंग्स, मॉस्क्स, मॉजुलम्स, बहुत कुछ बनाया गया, और इन जो वहां पे आर्किटेक्चर डिस्टिंक्टिवली डेवलप हुआ, उसको कहा जाने लगा शर्की स्टाइल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे अब इस शर्की स्टाइल के? कोई आपसे पूछे, शर्की स्टाइल में क्या था? मिनारेट्स नहीं होती थी, मीनारें होती है ना मस्जिदों में, वो ज्यादा मीनारें नहीं थी, एक्सेप्ट स्क्वायर के पिलर्स होते थे और स्मॉल स्मॉल गैलरीज पे बनती थी बस। मेजर कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ का अटाला मस्जिद बहुत फेमस, लिख के आना पड़ेगा आपको। जंजरी मस्जिद जो कि इब्राहिम शाह शर्की ने बनाई, जामिन मस्जिद हुसैन शाह ने बनवाई, लाल दरवाजा मस्जिद बनवाई मोहम्मद शाह ने। छोटा सा अगर आए ना राइट नोट ऑन शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये लिख के आ जाना। अटाला मस्जिद जो बनवाई गई थी उस जगह पे, इन इट्स प्लेस, वहां पे अटाला देवी का एक मंदिर हुआ करता था, उसको डिमोलिश करके बनवाई गई थी, और वो मंदिर बनवाया था किंग विजयचंद्र ने, जो कि कन्नौज के थे। जंजरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, जामी मस्जिद, ये कॉपी थी बेसिकली अटाला मस्जिद की, जो हिंदू स्टाइल जो था ना उसका इन पे इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो इतनी तो बात लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का आर्किटेक्चर मुगल टाइम पीरियड में। अब मुगल आर्किटेक्चर में किस किस चीज का असर देखा जाएगा? एक तो हिंदू, एक इस्लामिक और एक सेंट्रल एशियन, इनका अमेलगेमेशन, इनका फ्यूजन देखा जाएगा मुगल आर्किटेक्चर में। जो इस्लामिक बिल्डिंग्स हैं यूपी में, उनका अच्छा खासा ग्लोबल फेम है, और आप जानते हैं उनमें से सबसे फेमस बिल्डिंग है ताजमहल। 3 बिल्डिंग्स जो हैं उस टाइम की, वो यूनेस्को वर्ल्ड प्रोटेक्टिव साइट्स भी हैं, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। ये ड्रीम कैपिटल थी किसकी? अकबर की।
जो ये मिक्स्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बढ़ा, इंडियन और मुस्लिम मिक्स हो गए ना, अब दोनों का असर देखा जाने लगा, उसका जो बिल्कुल चरम था वो मुगल पीरियड के टाइम पे था। ताजमहल को कहा गया है एज अ ड्रीम पैलेस ऑफ मार्बल। एक प्राइम एग्जाम्पल है हिंदू मुस्लिम इंडो इस्लामिक स्टाइल का। बहुत से फोर्ट्स, प्लेसेस, पैलेसेस हो गए, मॉस्क्स, मॉज़िलम्स, बाथ्स, पॉन्ड्स, सब कुछ बनाए गए इस टाइम पीरियड पे और बहुत ही ग्रैंड ब्यूटीफुल स्टाइल में। बाबर फाउंडर था मुगल डायनेस्टी का, उसने भी बहुत मस्जिद बनाई थी अयोध्या में, संभल में, लेकिन मुगल आर्किटेक्चर जो बेसिकली हुआ वो उसके, क्योंकि बाबर कंस्ट्रक्शन वगैरह की एक्टिविटी पे इसलिए नहीं फोकस कर पाया क्योंकि वो तो लड़ने में ही बहुत बिजी था। समझ रहे हो आप, कितने युद्ध लड़े हैं बाबर ने। तो उसके दो डिसेंडेंट्स अकबर और शाहजहां ने बहुत बढ़िया काम करा इन सब चीजों के बारे में। अब भैया बाप दादा ने सेटल कर दी ये चीजें, तो अब आप और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट वगैरह पे भी ध्यान दे लो, वो वाली फिलोसफी है ये। मुगल आर्किटेक्चर पॉपुलर है अपने ग्रैंड्योर के लिए, मतलब अपनी रॉयल्टी के लिए, बहुत बड़ा विशाल ऐसे अकबर के टाइम पे, और बहुत ही लिरिकल क्वालिटी थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। तो ये लाइन प्लीज लिख दीजिएगा, थोड़ी सुंदर लगेगी, आपका आंसर थोड़ा सा और सुंदर लगेगा। जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए अकबर ने, कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में, शाहजहां ने बनवाए आगरा में, दिल्ली में, वो उनके मेंटल आउटलुक को भी दर्शाते थे। आगरा और उसके सराउंडिंग एरियाज जो है वो मेन सेंटर रहे आर्किटेक्चरल एक्टिविटी का शाहजहां के टाइम तक, मतलब शाहजहां ने जब तक कैपिटल शिफ्ट करी टू दिल्ली। तो मेजर बिल्डिंग्स जो है यूपी की मुगल पीरियड की जो इंक्लूड हुई थी इन द सिटी, दे वर बिल्ट बाय अकबर एट फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, बहुत सी बिल्डिंग्स थी और भी, इत्मदुद्दौला लोकेटेड इनसाइड अकबर्स टोम्ब एट सिकंदरा, अकबर्स फोर्ट एट इलाहाबाद, और मॉस्क्स बनाई औरंगजेब ने मथुरा में, वाराणसी में, लखनऊ में। ये सब किसका एग्जाम्पल है? मुगल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। और इनमें से सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है दैट इज ताजमहल, दैट इज इंडियाज ट्रिब्यूट टू वुमनहुड एंड अ मोनार्क्स लव फॉर हिज वाइफ। एक राजा का अपनी पत्नी के लिए प्रेम दर्शाता है। बहुत से ग्रैंड टेम्पल्स, घाट्स बनवाए गए इस टाइम पीरियड में, मथुरा में, वृंदावन में। मेन फीचर मुगल आर्किटेक्चर का लिख के आना आपको, क्या था? यूज ऑफ हाई क्वालिटी मार्बल, smooth, colorful floors, delicate stone buildings, a pleasant blend of Indian Muslim styles. It was a lyrical blend. फतेहपुर सीकरी के walls से लेके not only the sketches but several pictures of humans and animals have also been found. गढ़वाल पेंटिंग भी इस टाइम पे फ्लरिश हुई थी। ये जो पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ ना, जो रीजनल स्टाइल डेवलप हुआ, मैं आपको बताती हूँ। किशनगढ़ स्टाइल हो गया, गढ़वाल स्टाइल हो गया। इसमें क्या था, पैट्रोनेज पहले मिलती थी, क्या बोलते हैं, पेंटर्स वगैरह को, फिर उनको नहीं मिली तो वो जगह छोड़ के कहीं और चले गए, वहां पे जाके पेंटिंग करने लगे, तो वहां पे वो पर्टिकुलर स्टाइल डेवलप हो गया। खैर आपके लिए यहाँ पे आंसर में इंपॉर्टेंट नहीं होगा पर पता होना चाहिए। अब मुगल आर्किटेक्चर को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है जहां पे बिल्डिंग्स बन रही हैं मार्बल की, और किसके ऑर्डर पे? डेक्री, मतलब किसके फरमान पे? शाहजहां के फरमान पे। सॉफ्ट कलर्ड प्रेशियस मार्बल यूज हो रहा है। जो सॉफ्ट कलर प्रेशियस मार्बल यूज हो रहा था शाहजहां के टाइम पे, वो रिप्लेस हो गया बाय द गॉडी रेड मार्बल यूज ड्यूरिंग अकबर्स रेन। तो इसका मतलब दोनों की पर्सनैलिटी बहुत डाइवर्स थी। गॉडी का मतलब होता है भड़कीला। तो ये आगरा फोर्ट प्राइम एग्जांपल है अकबर के टाइम का, ग्रैंड स्केल पे बना हुआ था। इसमें दोनों ही इंडियन मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का मिश्रण है। अकबर ने एक फोर्ट भी बनाया था इलाहाबाद में, अभी ओडी फोर्ट है ना, वो ऑर्डिनेंस फोर्ट है, आर्मी के अंडर है पूरा, उसी में है ये अकबर फोर्ट, और उसका भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आगरा फोर्ट दिया हुआ है। आप ऐसे तो आपसे नहीं पूछेगा कोई अलग से, लेकिन फिर भी भाई हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना है, तो आप देख लीजिए। अकबर ने बनवाया था इसको 1565 में, और बहुत अच्छा डिजाइन और कंस्ट्रक्शन था इसका। इंपॉर्टेंट मुगल मॉन्यूमेंट है ये। ताजमहल 16th सेंचुरी में बना था नियर द गार्डन्स ऑफ ताजमहल। इट इज नोन एज रेड फोर्ट ऑफ आगरा। रेड सैंडस्टोन से बना है ये, और 2.5 किलोमीटर लॉन्ग एनक्लोजर है आगरा में। रॉयल सिटी थी मुगल रूलर्स की। आगरा फोर्ट के अलावा और भी बहुत सी अच्छी बिल्डिंग्स बनवाई इन्होंने। मोती मस्जिद, व्हाइट मार्बल की मॉस्क थी, जो जैसे बोलते थे परफेक्ट पर्ल, मतलब मोती की तरह दिखती थी, नाम ही है मोती मस्जिद। दीवाने आम, दीवाने खास, मुसम्मन बुर्ज, जहां पे मुगल एम्प्रेस शाहजहां की डेथ भी होती है 1666 में। जहांगीर का पैलेस, महल, खास महल, शीश महल, आगरा फोर्ट, ये सब बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं मुगल आर्किटेक्चर के, जिसमें से कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब आगरा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ था? इट स्टार्टेड अराउंड 1565। ठीक है, तो इनिशियल स्ट्रक्चर जो थे वो मुगल एम्पर अकबर के ऑर्डर पे बने थे। उसके बाद उनके पोते ने, शाहजहां ने चार्ज लिया था कंस्ट्रक्शन वगैरह का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा लिख के आ जाना। ठीक है, क्रेसेंट शेप्ड का है ये, चांद, आधा चांद जो होता है ना, उसकी शेप का, बस इतना इंपॉर्टेंट है।
और इस फोर्ट के एक्चुअली पहले 4 गेट्स थे, जिसमें से 2 जो हैं बाद में कवर कर दिए गए थे बाय वॉल। अभी फिलहाल विजिटर्स जो हैं दे कैन एंटर थ्रू दी अमर सिंह गेट। जहांगीर पैलेस पहला नोटेबल बिल्डिंग है जहां पे विजिटर्स एंटर कर सकते हैं थ्रू अ सिंगल गेट, अमर सिंह गेट। ठीक है, जहांगीर सन था अकबर का, आप जानते हैं। और जहांगीर पैलेस जो है वो स्टोन से बना हुआ है एंड इट इज एक्सटर्नली डेकोरेटेड विद अदर मटेरियल्स। कुछ पर्शियन वर्सेस भी कार्व्ड हैं, समझ रहे हैं आप? कुछ पर्शियन वर्सेस समझते हैं ना, जैसे हमारे में दोहे और ये सब होते हैं, तो पर्शिया में वैसी वर्सेस, मतलब हमारे में इन द सेंस कि जब हम लिखते हैं उसमें, तो कुछ पर्शियन वर्सेस कार्व्ड हैं ऑर्नेटली, मतलब डेकोरेट करने के लिए। ऑर्नेटली मतलब ऑन अ लार्ज स्टोन बाउल व्हिच वाज प्रोबब्ली यूज्ड टू होल्ड फ्रेग्रेंट रोज वाटर। केवड़ा होता नहीं है, खुशबू वाला पानी, वो। अकबर ने एक पैलेस बनाया था नेक्स्ट टू जहांगीर महल अपनी फेवरेट क्वीन के लिए, जोधा बाई के लिए। ठीक है, ऐश्वर्या राय जी के लिए बनाया था ऋतिक रोशन जी ने। ठीक है, खास महल शाहजहां ने बनवाया था यूजिंग अ स्पेशल मार्बल। ये भी बहुत अच्छा, इसमें इस्लामिक और पर्शियन फीचर्स मिलेंगे आपको। और अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनवाया था जो कि हिंदू आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था। ठीक है, इसको बेडरूम माना जाता है एक्चुअली। खास महल जो था ना, इट वाज अ रेस्ट रूम टाइप, पूरा का पूरा महल था इन लोगों के रेस्ट के लिए, देखिए आप। और सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल है ये पेंटिंग ऑन वाइट मार्बल सरफेस, जो है वो यहीं से हमें मिलते हैं। लेफ्ट में खास महल के मुसम्मन बुर्ज था जो शाहजहां ने बनवाया था। ऑक्टागोनल टावर है ये, जो जिसका एक पवेलियन था सामने, और इट इज फेमस फॉर इट्स ओपननेस, हाइट एंड कूल विंड्स फ्लोइंग इन द इवनिंग। इस प्लेस पे शाहजहां वाज लाइंग ऑन हिज डेथ बेड टर्निंग हिज फेस टुवर्ड्स द ताजमहल। यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। शीश महल की बात करें और या फिर ग्लास पैलेस की, तो एक अच्छा खासा एग्जांपल है ये भी डेकोरेटिव वाटर इंजीनियरिंग का, याद रखिएगा। ठीक है, हम्माम बोलते थे ना जहाँ पे नहाते हैं, मेरे ख्याल से वो होता है यहाँ। इट इज बिलीव दैट इट इज यूज टू बी द हैरम और ड्रेसिंग रूम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। और छोटे छोटे मिरर्स होते थे जैसे ट्रायल रूम्स में होते हैं ना, वैसे होंगे शायद। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लास मोज़ेक डेकोरेशन इन इंडिया। और शीश महल के राइट पे है दीवाने खास, प्राइवेट ऑडियंस का हॉल था ये। मार्बल पिलर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सेमी प्रेशियस स्टोन्स स्टड करवाते थे। दीवाने आम में द फेमस पीकॉक थ्रोन वाज देयर, जो रेड फोर्ट ले जाया गया था शाहजहां के टाइम पे, जब शाहजहां ने अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर ली थी। नगीना मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने, प्राइवेट मॉस्क होती थी लेडीज की, जो कोर्ट की लेडीज होती थी ना, उनके लिए बनवाई थी। मोती मस्जिद आगरा फोर्ट में थी, अभी फिलहाल क्लोज्ड है ये। और मोती मस्जिद के पास ही है मीना मस्जिद, जो कि शाहजहां ने अपने पर्सनल यूज के लिए बनवाई थी। ठीक है, और अकबर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट था क्या? फतेहपुर सीकरी, पूरी सिटी स्टैब्लिश करी थी। ठीक है, और 40 किलोमीटर है ये आगरा से। रॉयल सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी 26 माइल्स वेस्ट ऑफ आगरा, और मुगल एम्परर अकबर ने बनवाई थी ये इन ऑनर ऑफ सेंट शेख सलीम चिश्ती। अकबर ने सीकरी रिज पे ये मैग्निफिसेंट सिटी डेवलप करवाई थी, बनवाई थी, और अपने पर्सनल यूज के लिए पूरी की पूरी सिटी बनवाई थी। 1 साल तक सारा कंस्ट्रक्शन वर्क फिनिश हो गया था, और फिर कुछ साल तक वेल प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, रेजिडेंशियल और रिलीजियस बिल्डिंग्स जो थी इसके अंदर, वो कंप्लीट कराई गई थी। सारी बिल्डिंग्स फतेहपुर सीकरी की रेड सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। ट्रेडिशनल बीम कंस्ट्रक्शन मेथड यूज हुआ है। पिलर्स, निशेस, टाइल्स लोकल स्टोन्स से बनी हैं, जो बिना मॉर्टर के ऐड की गई हैं। जामी मस्जिद की बात करें अगर, तो ये वन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग्स थी जो अकबर के शासनकाल में बनी थी, उस टाइम पीरियड की बनी हुई, वन ऑफ द फर्स्ट। और द डेट ऑफ इट्स कंप्लीशन ऑन इट्स वॉल इज डिस्क्राइब्ड एज AH 979, जिसका मतलब है ये इस टाइम पे वो कंप्लीट हुई होगी। आफ्टर 5 years द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ बुलंद दरवाजा वाज कंप्लीटेड। और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो बनी थी अकबर के टाइम पे, दैट वाज टोम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती। ये मानते थे ना इनको बहुत ज्यादा, इन्हीं के नाम पे तो इन्होंने रखा था नाम अपने बेटे का सलीम। नौबते नक्कार खाना, ड्रम हाउस, रॉयल मिंट कारखाना, रॉयल वर्कशॉप, खजाना, हकीम्स क्वार्टर, दीवाने आम पब्लिक ऑडियंस हॉल था। स्वर्ण मकान, गोल्डन हाउस, जोधाबाईज पैलेस, बीरबल हाउस, ये सब आर्किटेक्चरल ही तो, आर्किटेक्चर में ही तो काउंट होगा ये सब कुछ। अब देखिए ये रहा ना चाइल्डलेस अकबर, मतलब अकबर को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो गया था सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती के पास अपने मतलब प्रार्थना करने के लिए। तो उसके बाद उनका बेटा सलीम पैदा हुआ था, उसी का नाम उन्हीं के नाम पे रखा था। अकबर ने अपनी कैपिटल बनाई वहां पे और उसको नाम रखा फतेहपुर सीकरी। बाद में अकबर एक्चुअली यहाँ पे मतलब अकबर ने इसको छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर स्कैसिटी थी एंड देयर वाज अनरेस्ट इन दी नॉर्थ वेस्ट। लड़ाइयां झगड़े मतलब हो रहे थे, नॉर्थ वेस्ट से लोग आ रहे थे लड़ाई झगड़े करने। बिल्डिंग्स जो है फतेहपुर सीकरी की, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, धार्मिक जो गतिविधियां होंगी, और दूसरी बाकी की जनरल। प्रोमिनेंट थी इनमें से जो एसोसिएटेड थी विद द श्राइन्स, वो थी मैसिव जामा मस्जिद एंड द इंपोजिंग बुलंद दरवाजा।
ये गेट जो था 1602 में बनाया गया था टू कमेमोरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया पे अकबर जीत गया और अपना बुलंद दरवाजा बना दिया, ठीक है। और कुरान की वर्सेस एनग्रेव्ड हैं इसमें लार्ज अरेबिक लेटर्स में। श्राइन ऑफ शेख सलीम चिश्ती यहीं पे बनाई गई है व्हाइट मार्बल में, जो कि 1581 में कंप्लीट की गई थी। डिवोटीज आते थे अलग अलग कंट्रीज से, अब्रॉड से यहाँ पे, और जाके वो मतलब धागा बांधना, अपना रिस्पेक्ट पे करना, ये सब यहाँ पे रहता था। और इन पर्टिकुलर यहाँ पे मतलब वो जब अकबर की मुराद पूरी हो गई थी बच्चे की, तो लोग बाग उसी के लिए आएंगे ना, भाई राजा को बच्चा मिल गया तो फिर सबको मिल जाएगा, ऐसी तो किसी जगह की प्रोमिनेंस बढ़ जाती है। तो बहुत ज्यादा माने वही जगह है ये। और बहुत बड़ा फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता था ऑन द सेंट्स डेथ एनिवर्सरी, जहां पे लाखों लोगों की तादाद में पिलग्रिम्स आते थे, ठीक है। अब कुछ मेजर कंस्ट्रक्शन है इनसाइड फतेहपुर सीकरी जो हमने ऊपर देखा, उसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला है इसमें से बुलंद दरवाजा, एक सीनिक मॉन्यूमेंट है, फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है, आगरा में। अकबर ने बनवाया था 1571 में। इसका मतलब बुलंद का क्या मतलब होता है? ग्रेट, या फिर बहुत ऊंचा, बहुत महान। और इट इज द लार्जेस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। और ये गुजरात विक्ट्री के ओकेजन पे बनवाया गया था, 176 फीट हाई है, और बस रेड और येलो सैंडस्टोन में है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। व्हाइट मार्बल भी इसमें यूज हुआ है, इसकी आर्चेस जो ये वाली शेप होती है ना, इसको कंस्ट्रक्ट करा, दैट्स इट। टोम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, ये एक्चुअली कहाँ पे है? जामा मस्जिद के वरांडा में है ये बना हुआ, ठीक है। जहांगीर ने इसमें मार्बल का काम करवाया था। स्क्वायर टोम्ब है ये, सैंडस्टोन का बना हुआ। शेल के पिलर्स हैं जो बहुत अच्छे से कार्व्ड हैं, लैटिस कर्टन्स हैं, इसके मेन फीचर हैं कुछ ये। और ये 1580 से 81 के टाइम पे बनाया गया था ज़नाना राउजा के पास, फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स में ही। और ये क्वाड्रैंगल में पड़ता है जामा मस्जिद के ही। क्वाड्रैंगल मतलब चार जिस चीज के एंगल्स हों उसमें, मतलब एक स्क्वायर टाइप शेप, क्वाड्रिलेटरल टाइप शेप बेसिकली। और आप जानते हैं ये ब्यूरियल प्लेस है सूफी सेंट सलीम चिश्ती की। ये डिसेंडेंट थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर के, और ये अकबर ने बनवाया था इनके ऑनर में, सूफी सेंट के ऑनर में, जिन्होंने अकबर के बेटे का जन्म प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, जिसका नाम भी प्रिंस सलीम रखा था, बाद में जहांगीर हो गया था। दीवाने आम और दीवाने खास, ये दो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, ये आपको मेंशन करना है आंसर में, इससे ही पता चलेगा। आप लिखेंगे इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, हर में यही लिख रहे हैं आप, पता होना चाहिए व्हाट आर दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। और ये दीवाने आम जो है, आम से ही पता चल रहा है, लार्ज रेक्टेंगुलर हॉल है ये। यहाँ पे एक थ्रोन बना हुआ है, एक राजगद्दी जिस पे अकबर बैठते थे और अपने मिनिस्टर्स के साथ कुछ कुछ डिस्कशन करते थे। दीवाने खास जो है बेसिकली ये एक असेंबली हॉल है, और कॉर्नर्स में डोम शेप के कैनोपी लगे हुए हैं। यहाँ पे ही लोकेटेड था अकबर का फेमस इबादत खाना, जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ अकबर स्पिरिचुअल डिस्कशंस किया करते थे हर थर्सडे। जोधाबाई पैलेस, मरियम उस जमानी बेगम अका हीर कुंवारी, हीरा कुंवारी, हरकाबाई या फिर जोधाबाई, ये एम्प्रेस थी मुगल एम्पायर की। आप जानते हैं ये पहली प्रोमिनेंट राजपूत वाइफ थी एम्परर अकबर की। अकबर की ऑलरेडी 2 मुगल वाइफ्स थी और इनसे भी शादी की थी इन्होंने, और ये जहांगीर की मम्मी थी। अकबर क्वीन जोधाबाई जो है सबसे बड़े पैलेस में रहती थी, जोधाबाई महल। और यहाँ पे गुजरात, मांडू और ग्वालियर का आर्किटेक्चर मिक्स किया था ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्किटेक्चर से, फिर इसको बनवाया था। ब्लू कलर की टाइल्ड रूफ है। इट इज द ओनली आर्किटेक्चर ऑफ इट्स काइंड इन फतेहपुर सीकरी। बिगेस्ट और ग्रैंडेस्ट बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी की। गुजरात स्टाइल का एविडेंस यहाँ पे, इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है। मेन बिल्डिंग जो है इनवर्ड्स है और सारे डोर्स जो है बाहर बरामदे में या कोर्टयार्ड में खुलते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे समर विलास भी थे, बहुत मतलब बढ़िया पूरा बना रखा था इन्होंने। और जोधाबाई के पैलेस के पास ही है पैलेस ऑफ मरियम, ऑन हुज कंस्ट्रक्शन द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट इज विजिबल। मरियम उस जमानी बेगम इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन मदर ऑफ हिंदुस्तान, लिख सकते हैं आप, सही लगेगा थोड़ा एक एडिशनल पॉइंट। एज शी वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सिंगल हिंदू मुगल एम्प्रेस, जिसका टेन्योर यहाँ पे दिया हुआ है मोर देन, बस इतना याद रख लीजिएगा, करीब 40 साल तक इन्होंने राज किया था, मतलब एम्प्रेस थी ये। फिर पंचमहल है, वन ऑफ द फेमस स्ट्रक्चर्स ऑफ फतेहपुर सीकरी। उसको ड्रीम इन स्टोन, मतलब पत्थर में सपना, ऐसे मानिए। और पैलेस सिटी फतेहपुर सीकरी की बनवाई थी अकबर ने ही। एंटायर जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है वो क्वारीड रेड स्टोन से बना हुआ है, लोकली क्वारीड, मतलब कहीं दूर से नहीं लाया गया है, लोकली ही उसको निकाला गया था, लाल वाले पत्थर को, सैंडस्टोन, जिसको सीकरी सैंडस्टोन कहते हैं। पंचमहल का मतलब है 5 लेवल पैलेस जो अकबर रखते थे। जामा मस्जिद, ये जो है, जो मक्का की मस्जिद है ना, उससे इंस्पायर्ड बताते हैं इसका कंस्ट्रक्शन।
बहुत सा बरांडा है, आर्केड्स हैं 3 साइड्स में, डोम्ड रूफ है, कॉमन एंट्रेंस है ईस्ट साइड से, और इसको शान ए फतेहपुर भी कहते हैं। ऐसे नाम आपको याद रखने हैं। इसको फ्राइडे मॉस्क भी कहते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है ये इंडिया की। इट इज द 17th सेंचुरी मॉस्क, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और अकबर ने बनवाई थी ये 1571 से 1585। बस 2 पॉइंट्स भी याद रह गए ना आपको, तो सही रहेगा। अब आता है क्लाइमैक्स ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। आप जानते हैं मुगल आर्किटेक्चर सबसे पीक पे पहुंचा शाहजहां के टाइम पे। यहाँ पे मार्बल बहुत यूज होता था, एम्परर की अट्रैक्शन थी ब्यूटी की तरफ, बिल्डिंग्स की तरफ, यूनिवर्सल नेचुरल ब्यूटी ये लोग प्रोवाइड करते थे अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में। एप्रोप्रिएट चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट करते थे, जो भी टेक्निक्स, जो भी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये लोग बनाते थे, उसमें जो जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो भी ये लोग इनकॉर्पोरेट करते थे। आगरा फोर्ट इसका प्राइम एग्जाम्पल है। ठीक है जी। मीनवाइल आफ्टर डिमोलिशिंग सेवरल रेड सैंडस्टोन बिल्डिंग्स बिल्ट बाय अकबर, दे वर रीबिल्ट यूजिंग द मार्बल ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। तो बहुत सी बिल्डिंग्स अकबर की जो बनाई हुई थी उनको डिमोलिश करके भी उसी का मटेरियल रीयूज करके प्लस मार्बल यूज करके शाहजहां ने बिल्डिंग्स एंड ऑल बनवाई थी। और नगीना मस्जिद आप देख लो, दीवाने आम खास देख चुके हो, मुसम्मन बुर्ज देख चुके हो, मोती मस्जिद देख चुके हो, और ताजमहल सबसे यूनिक है तो आपको बार बार लिखना ही लिखना है। और मकराना, व्हाइट मकराना मार्बल से बना हुआ है ये। इट इज कवर्ड बाय एन एक्सट्रीमली कर्वी डोम। देखो कितना ज्यादा कर्वी है ये, कितनी मेहनत लगी होगी, और बहुत फाइन ब्लेंड है ये मुगल आर्किटेक्चर का। तो गए हुए होंगे बहुत लोग यहाँ पे। आइवरी व्हाइट मार्बल मौजुलम है ये, मकबरा है बेसिकली ये, और साउथ बैंक पे लोकेटेड है यमुना रिवर के, आगरा में। 1632 में कमीशन हुआ था ये बाय द मुगल एम्परर शाहजहां, और इनकी फेवरेट वाइफ है बेसिकली, उनका मौजुलम है ये मुमताज महल का। क्रेडिट जाता है इसको कंस्ट्रक्ट कराने का शाहजहां को, जो अर्जुमंद बानो बेगम इनका नाम था मुमताज महल का, उनकी डेथ के बाद इन्होंने बनवाया था। उनकी एक्चुअली विश थी दैट टू हैव अ यूनिक टोम बिल्ट इन हर मेमोरी व्हिच वाज नेवर सीन इन द वर्ल्ड बिफोर। मतलब ऐसा कुछ बनवाना चाहती थी वो कि दुनिया ने कभी ना देखा हो। तो लेडीज ऐसी ऐसी डिमांड कर देती हैं कई बार। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल स्टार्टेड इन 1632 एंड इट वाज कंप्लीटेड एट द एंड इन 1648। और कैलीग्राफर थे इसके अमानत खान शिराजी। आप मतलब जो लोग जानते हैं पढ़ना उर्दू वो देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखी हैं, कार्विंग्स लिखी हुई हैं। और हिज नेम इज रिटन एट द एंड ऑफ एन इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड एट, मतलब इनका नाम वहीं पे मिलता है, ताजमहल में ही मिलता है। फेमस पोएट गियासुद्दीन डिजाइन द वर्सेस ऑन द टोम, वाइल इस्माइल खान अफरीदी जो थे टर्की से, वो डोम बिल्डर थे। मतलब देखिए अलग अलग तरह के लोग आए, उन्होंने कुछ कुछ किया। और सुपरिटेंडेंट जो मेजन्स के थे वो मोहम्मद हानिफ थे, डिजाइनर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल आया था दुनिया भर से, पूरे इंडिया से, मतलब सेंट्रल एशिया से, और 1000 एलिफेंट्स लगते थे टू कैरी द मटेरियल टू द कंस्ट्रक्शन साइट। और 187 फीट ऊंचा इसका सेंट्रल डोम है। रेड सैंडस्टोन जो यूज हुआ कंस्ट्रक्शन में फतेहपुर सीकरी से आया था। इसके अलावा जैस्पर पंजाब से आया, जेड आया, क्रिस्टल अंदर इसके बहुत काम हो रखा है ना सेमी प्रेशियस स्टोन का, उसमें। टर्कोइश तिब्बत से आता था, लैपिस लजूली सफायर श्रीलंका से आया, कोल अरेबिया से आया, डायमंड्स एमरल्ड कॉर्निलियन टाइप के जो थे वो इंपोर्ट किए जाते थे। मतलब 28 तरह के रेयर सेमी प्रेशियस स्टोन्स इसके इनले में यूज किए गए थे। इसका मेन बिल्डिंग मटेरियल आप जानते हैं व्हाइट मार्बल है, जो कि मकराना से आया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। आज भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मार्बल है। अब टोम्स वगैरह के अलावा सेवरल लोकल जो रूलर्स थे उन्होंने भी बहुत सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की थी जौनपुर में, लखनऊ स्टाइल में, काफी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन जो मुगल मॉन्यूमेंट्स की बात थी वो एकदम अलग ही थी। कुछ और आर्किटेक्चर दिए हुए हैं जो शाहजहां ने बनवाए थे। हम दीवाने आम देख चुके हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि दीवाने आम जो था ये पहली बिल्डिंग थी शाहजहां की जिसमें मार्बल यूज हुआ था, बस इतना ध्यान रखिएगा। मकराना से आया था, और इसमें तख्त तौस था, पिकॉक थ्रोन, जो शाहजहां के बैठने के लिए बनवाया गया था। और इसको कौन ले गया था यहाँ से, बताइए जरा कमेंट करके। दीवाने खास जो है आपका वो 1637 में शाहजहां ने बनवाया, आगरा फोर्ट में ही। और जो हाई ऑफिशियल होते थे ना, खास लोग जो होते थे, हाई लेवल कंसल्टेशन, कैबिनेट मीटिंग्स इसमें होती थी। और मुसम्मन बुर्ज 6 स्टोरीड बिल्डिंग है, 6 मंजिला, जहाँ पे लेडीज जो थी रॉयल फैमिली की वो अपना जाती थी, एनिमल फाइट वगैरह देखती थी, उनकी किट्टी विट्टी पार्टियां यहाँ पे होती होंगी। आफ्टर बीइंग इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब, शाहजहां जो है वो ताजमहल को यहीं से देखता था। और इसको समन बुर्ज या फिर शाह बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्टोगोनल टावर है दीवाने खास के पास। ठीक है। जामा मस्जिद जो है आगरा फोर्ट में, एक सेकंड, पेन की बहुत दिक्कत है, अपने आप से होता है। चलिए, तो ये जो है आपकी जामा मस्जिद जो थी आगरा फोर्ट में,
ठीक है, ये बनवाई थी जहानरा बेगम ने, एल्डेस्ट डॉटर थी ये शाहजहां की, सबसे बड़ी बेटी। शाहजहां जामा मस्जिद को फ्राइडे मस्जिद भी बोलते थे। जामा मस्जिद जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क हम देख चुके हैं, रेड सैंडस्टोन, व्हाइट मार्बल, बस इतना बहुत है, छोड़ सकते हो आप इसको। जो इसकी इनर वॉल है उसमें टेक्स्ट हैं, पर्शियन स्टाइल प्रेजिंग शाहजहां और जहानारा। जाहिर सी बात है जो लोग बनवाएंगे उनकी तारीफ तो लिखेंगे। द मोती मस्जिद इन आगरा, शाहजहां ने बनवाई थी, आगरा में है और व्हाइट मार्बल से बनी हुई है, बेस्ट आर्ट स्ट्रक्चर है। पर्सी ब्राउन की माने तो मोती मस्जिद इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। चाहे तो कोट कर सकते हैं आप ये वर्ड्स, क्योंकि मेंस में आपका आंसर ऐसे ही अच्छा बनेगा जब आप ऐसी ऐसी चीजें लिखेंगे तो। ठीक है, अब हम देखेंगे पैट्रनेज टू आर्किटेक्चर बाय द नवाब्स ऑफ अवध। अब जो अवध के नवाब्स रहे हैं उन्होंने अच्छा खासा पैट्रनेज दिया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। ठीक है, तो शाहजहां की डेथ के बाद क्या होता है, स्टेलमेट आ जाता है मुगल आर्किटेक्चरल फील्ड में, एक हॉल्ट आ जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब जब कोई सेंट्रलाइज्ड पावर रहेगी, सेंटर में एक पावर है, तब तब सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड रहेंगी। जब सेंट्रलाइज्ड पावर वीकन होना स्टार्ट हो जाएगी, वीक हो जाएगी ये वाली पावर, तब क्या होगा, तब छुटपुट सेंटर्स ऑफ पावर उभर के आ जाएंगे, लोग अपने हाथ में पावर लेने की कोशिश करेंगे। तो जो ये नवाब्स एंड ऑल थे ये काफी प्रोमिनेंस में गए, वो इसीलिए गए क्योंकि सेंटर जो था थोड़ा सा वीक पड़ना स्टार्ट यहां से हो गया था। शाहजहां की डेथ के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुगल आर्किटेक्चरल फील्ड थोड़ा सा कम पड़ गया। अब बहुत से अवध के नवाब थे जिन्होंने कुछ पुराने ट्रेडिशंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कंटिन्यू रखे। उन्होंने बहुत से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉस्क्स, गेट्स, गार्डन्स, इमामबाड़ास ये सब बनवाए। अच्छा, पहले शुरुआत में क्या हुआ, ये जो बिल्डिंग्स ये लोग बनवा रहे थे ये फैजाबाद तक ही थी, पर बाद में आके इनका जो मेन सेंटर बना वो बना लखनऊ। यहाँ की तो फेमस बिल्डिंग्स कौन नहीं जानता, अशरफुद्दौला इमामबाड़ा, ग्रेवयार्ड है केसरबाग में, जो लोग लखनऊ के होंगे, जो लखनऊ रहते होंगे, जो लखनऊ गए होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे ये चीज। लाल बारादरी और रेसिडेंसी, शाह नजफ, हुसैनाबाद इमामबाड़ा, 74 मंजिल, मोती महल, केसरबाग पैलेस, दिलखुश गार्डन और देखो पेन हो गया मेरा पागल गार्डन और सिकंदराबाद। अब बड़ा इमामबाड़ा द वेरी फेमस असफुद्दौला ने बनवाया था, मोस्ट डिग्निफाइड, मोस्ट ग्रैंडेस्ट अमंग ऑल दी अबव बिल्डिंग्स। ये इसका वॉल्टेड हॉल है, यूनिक फीचर है इसका, प्योर लखनवी स्टाइल में ये बना हुआ है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉल ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया है लखनऊ स्टाइल को एज इट्स सिंपली बीइंग अ मिक्सचर ऑफ अदर स्टाइल। भाई देखो, देखा जाए तो हर स्टाइल अपना एक दूसरे का मिक्सचर ही होता था और बहुत सी नवाबी बिल्डिंग्स जो हैं ऐसा बोला गया है कि वो क्लोन है, रेप्लिका है वेस्टर्न आर्किटेक्चर का। भाई उस वक्त जो चीज प्रिवेलेंट होगी ना उसी का कहीं ना कहीं रेप्लिका बनेगा। ठीक है, अब ये जो स्टाइल है फिर भी इसने एक इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई की इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर। कुछ जो बिल्डिंग्स हैं इस स्टाइल की वो बहुत ब्यूटीफुल वर्क्स ऑफ आर्किटेक्ट हैं। एक रिमार्केबल चेंज जो इंश्योर किया कि जो पॉलिसी थी ना ग्रांटिंग स्टेट पैटर्नेज टू आर्किटेक्चर, वो स्टार्ट होती है ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे रहती है और उसके बाद भी रहती है कि आप पैटर्नेज देंगे स्टेट आर्किटेक्चर को। जो अर्स्टवाइल ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ज्यादा कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं ज्यादा रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस करने में, जैसे टेंपल, मॉस्क्स वगैरह कोई खास बनवाए नहीं, लेकिन बहुत से सेक्युलर बिल्डिंग्स थी जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस जो कंस्ट्रक्ट कराई गई बहुत बड़े स्केल पे। ये जो बिल्डिंग्स थी ये क्लियर एग्जाम्पल थी, देखो एक स्टार्क शिफ्ट हुआ है, पैराडिग्म शिफ्ट हुआ है ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में। अच्छा, यूटिलिटेरियन थी ये नेचर में, जाहिर सी बात है, और ये सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को ट्रांसेंड कर रही थी। ये बात एक ध्यान रखना। ठीक है, यूटिलिटेरियन क्या होता है, यूटिलिटेरियन होता है व्यवहारिक और उपयोगी, ना कि आकर्षक, हमेशा याद रखिएगा। मतलब उपयोगितावाद के सिद्धांत पे, और इनका तो दुनिया में यही सिद्धांत था अंग्रेजों का। ठीक है, अब जहांगीर के टाइम पे आप देख सकते हैं जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा स्लो था। 2 मेजर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई थी प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, अकबर्स टूम्ब एंड टूम्ब ऑफ इतमदुद दौला। ठीक है, अकबर्स टूम्ब देख लो, सिकंदरा में लोकेटेड था, आगरा में। अकबर ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था, कंप्लीट किया था जहांगीर ने। सिकंदर का नाम जो था वो लिंक्ड था टू सिकंदर लोदी। ठीक है, 5 मंजिला ये मौजूलिम है। अकबर का टोम जो है वो लोकेटेड है सिकंदरा ऑन द दिल्ली रोड अबाउट 8 किलोमीटर फ्रॉम आगरा। अकबर ने खुद प्रिपेयर किया था इस 5 मंजिला स्टोरी का प्लान इन द शेप ऑफ अ पिरामिड। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट किया था, लेकिन फिर जहांगीर ने कुछ चेंजेस करा के इसको कंप्लीट कर दिया था। मौजूलियम जो है स्क्वायर शेप का है, गार्डन से सराउंडेड है, वो 4 बाग स्टाइल जिसको बोलते हैं। और जो लोअर 4 स्टोरीज हैं वो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई हैं और टॉप मोस्ट स्टोरी जो है वो जहांगीर ने मार्बल से बनवाई थी।
बस इतना इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये डोमलेस है, जो ये ऊपर की गोलाई होती है ना, ये नहीं है इसमें। इसके अलावा इसमें फ्लावर लाइक लीफ वाइन्स हैं, वाइन समझते हो, बेल, एलिफेंट, स्वॉन, लोटस, स्वास्तिक, देखो चक्र, ये सब भी इसमें यूज हुए हैं कंस्ट्रक्शन में। इत्मतुद्दौला का जो मकबरा है वो लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है यमुना रिवर के आफ्टर चीनी का रोजा। और ये जो टाइटल है ये दिया गया था मिर्जा गियास बेग को, ये फादर थे नूरजहां के। आपने पढ़ा होगा नूरजहां क्वार्टेट, पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था आपको लिस्टिंग के वीडियो में, उसमें भी ये इंक्लूडेड थे। और कौन लोग थे उसमें, जो इनका ग्रुप होता था एक, जो पोस्ट ऑफ ट्रेजरर पे भी इनको प्रमोट किया था, और जहांगीर के टाइम पे। सेकंड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी इत्मतुद्दौला आगरा, नूरजहां ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था इस मुजलिम का 1626 में, अपने फादर जो ये थे इत्मतुद्दौला मिर्जा गियास बेग, इनके मतलब इनका मकबरा था ये। और ये पहली बिल्डिंग है जो एंटायरली मार्बल की बनी हुई है मुगल पीरियड की, और पहली बार इसमें पीट्रा ड्यूरा या फिर मोज़ेक स्टाइल यूज हुआ था। पीट्रा ड्यूरा आपने पढ़ा होगा, पीट्रा ड्यूरा पता है किसी को नहीं पता है, मैं पूछूं या बता दूं? पीट्रा ड्यूरा, देखो पीट्रा ड्यूरा एक पिक्टोरियल मोज़ेक वर्क था, मतलब ऐसे छोट, अब मैं बना के कैसे दिखाऊंगा, जैसे ये स्क्वायर है मानो, अब इसमें आपने डिजाइन बनाया, डिजाइन पे मत जाना बिल्कुल भी, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आपने स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बना दिया, चांद सितारे बना दिया, फूल बना दिया। अब इस पे आपने क्या करा, इसमें आपने सेमी प्रेशियस स्टोन्स जड़वा दिए इस पूरे में, रंग बिरंगे, ये कहलाता था पीट्रा ड्यूरा। ये बेसिकली जो टेबल के टॉप होते थे ना उनके लिए यूज होता था, फर्नीचर के लिए यूज होता था, बहुत ही मतलब ये मोज़ेक पैटर्न था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोन का, और बड़ा महंगा भी होता था ये, आज भी महंगा है ये सब, ठीक है। चलो, तो इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था अपने फादर की डेथ के बाद ये टोम, बस इतना है। अब आप देखेंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन उत्तर प्रदेश। आर्ट्स एंड क्राफ्ट यूपी के दुनिया भर में फेमस हैं, सिल्क साड़ी से लेके पॉटरी तक। सिल्क साड़ी कहाँ की है, बहुत फेमस, अभी देखेंगे हम। पॉटरी तक, कारपेट वीविंग से लेके चिकनकारी तक, उत्तर प्रदेश हैज ऑलवेज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। लिख के आना है ये, कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, कुछ स्पेसिफिक आर्ट और क्राफ्ट के जो कि बहुत फेमस हैं। अब जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, इसमें कुछ जगह देखी है आपने जो पर्टिकुलर जगह से ही जरी दरदोजी कहाँ की है, देखा है नहीं देखा है, तो वो किस लिए है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट ही तो है सारा। अब आप देखेंगे चिकनकारी लखनऊ का जीआई टैग मिला हुआ है, मेरे ख्याल से सबके पास होगा एक लखनवी चिकन का कुर्ता, समझ रहे हैं, लड़का हो चाहे लड़की मोस्टली। और डेलिकेट आर्ट है एम्ब्रॉयडरी की, जो सिटी ऑफ नवाब्स की है, और जो नाम है इस आर्ट का वो डिराइव्ड है फ्रॉम द पर्शियन वर्ड चिकन, जिसका मतलब होता है फैब्रिक क्रिएटेड यूजिंग नीडल्स। ये वो वाला चिकन नहीं है, दूसरा चिकन है, ठीक है, इंग्लिश वाला नहीं है चिकन। और it emerged as a courtly art, but over the time, due to the enthusiastic efforts of art lovers, this art gained fame and turned into an important commercial activity. और अलग अलग तरीकी, अब तो छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे, मतलब लखनऊ तो है ही फेमस चिकनकारी के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिकनकारी है, जैसे कि मूरी, लेरछी, कील कंगन, बखिया, ये सब नाम लिख के आना, क्योंकि चिकनकारी सबको पता है, ये नाम किसी को नहीं पता। और 2 बार आ गया, काट दो। चार्म इसका आर्ट का है, प्रिसिशन, इसकी यूनिफॉर्मिटी, इसका ओवरऑल एक्सीलेंस, एवरग्रीन है एकदम। वाइट एम्ब्रॉयडरी होती है वाइट क्लॉथ पे, कलर्ड पे होती है, शिफॉन पे होती है, जॉर्जेट पे होती है, सब पे होती है। ये सीक्वेंस लगी होती हैं, साड़ियाँ आती हैं इसकी, कुर्ते आते हैं, सब कुछ आता है इसका, चुन्नियाँ आती हैं। चिकनकारी मोटिव्स जो हैं वो मुगल आर्किटेक्चरल डिजाइंस से लेके बर्ड्स, एनिमल्स, सब चीजों पे है, एंड इट इज जनरली डन ऑन साड़ी एंड कुर्ता पजामा, जैसे मैंने आपको बताया अभी। अब वाराणसी का है ब्रोकेड या फिर किनकाबी। भाई सिल्क बहुत कमाल का है, बनारस की सिल्क, बनारसी साड़ी जो है वो फेमस ही नाम से है बनारस के। और कॉटन और सिल्क फैब्रिक पे ये होता है आर्ट। बनारसी साड़ीज वर्ल्ड फेमस है, मैं बता चुकी हूँ आपको। और इंडियन ब्राइड्स में एज वेडिंग ड्रेस, बनारसी लहंगाज, ये सब बहुत चल रहा है आजकल। और एवरग्रीन चीजें हमेशा चलेगा, हमेशा से चला आ रहा है। इंट्रिकेट फ्लोरल और लीफ पैटर्न्स होते हैं इस पे, मार्वलस डिजाइन्स होते हैं मोटिव्स के, कलगा और बेल ये सब के। रेड गोल्डन जरी साड़ी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट है फॉर इंडियन विमेन। और जो पल्लू दुपट्टा है, इसमें एक टेपेस्ट्री यूज होती है प्लीट्स की, जिसको कहते हैं झालर, ठीक है। बस इतना, मतलब एक लाइन भी लिख के आ जाओगे ना तो सही रहेगा, हमें एग्जाम्पल देना है बस। रॉक या फिर स्टोन आर्ट, सेंटर जो है स्टोन आर्ट का इंडिया में, दैट इज आगरा, जिसका जीता जागता उदाहरण है ताजमहल। और थिन स्ट्रिप्स ऑफ मार्बल से लैटिस टाइप बना के
कोई आर्किटेक्चर बनाना ये बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप इंक्लूड करता है। बाकी की मार्बल प्रोडक्ट्स आप जानते हैं, मिरर फ्रेम्स, कार्व्ड ग्रिल्स, बाउल्स, गार्डन फर्नीचर, आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है। और एक और फीचर है आगरा का इज दी मल्टीप्लिसिटी ऑफ मोज़ेक्स मेड बाय इनलेइंग कलरफुल एंड वैल्यूएबल स्टोन्स ऑफ मार्बल। मतलब मार्बल पे बहुत सारे मोज़ेक्स बनाना, अलग अलग स्टोन्स, अलग अलग कलर्स का, ठीक है। और दैट्स इट। कारपेट की बात करें तो पर्शियन और अरेबिक कारपेट्स के बाद आप जानते हैं कालीन भैया की जगह है मिर्जापुर। लोकल कारपेट्स बनते हैं बदोही, शाहजहांपुर और कालीन भैया की कालीन नगरी में मिर्जापुर में। बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस एरिया की जो कारपेट वीविंग का प्रोफेशन है उससे इन्वॉल्व है। और आप जानते हैं दुनिया भर के डिजाइन बनते हैं इसमें, केथरी वाला जाल, जम्बाज, कंधारी। किसी को इंटरेस्ट है इस सब में तो उसको बेटर पता होगा, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में और लोग पढ़ लेंगे। और काफी अच्छा खासा नेशनल नहीं बट इंटरनेशनल मार्केट भी इसका है, ठीक है। ब्रासवेयर आर्ट की बात करें तो मुरादाबाद बहुत फेमस है यूपी में, जहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी ब्रासवेयर प्रोड्यूस होता है, इनामल प्लेटिंग होती है, इंट्रिकेट कार्विंग्स की जाती हैं बर्तनों पे। और आजकल बर्तन केवल खाने पीने के लिए थोड़े यूज होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी बहुत यूज होते हैं। दो तरह की कार्विंग यहाँ पे प्रिवेलेंट है, जिसको एक को कहते हैं कार्विंग, जिसमें आप टिन सरफेस पे जिसपे आप गुदाई या कुछ लिख रहे हो। दूसरी इट इज एनग्रेविंग, जो लैकर्ड अनपॉलिश्ड ब्रास पे किया जाता है, ठीक है। और एक शार्प स्टील की पेंसिल होती है जो एनग्रेविंग के लिए यूज होती है। ट्रेडिशनल पॉट्स, गणेश भगवान जी की मूर्ति, लाफिंग बुद्धा, स्टूल्स, ट्रेज, कंटेम्प्रेरी ब्यूटीफुल कप्स, ये सब ब्रासवेयर में मैन्युफैक्चर किया जाता है। और नटराज का जो आइडल है आप जानते हैं तो हरन में ही मुझे लगता है, एल्यूमिनियम में भी मैंने देखा है, बहुत सुंदर बनता था। बहुत अट्रैक्टिव ब्रास की आइटम्स जो कि गिफ्ट डेकोरेटिव आइटम के तौर पे ये सब बहुत चलता है, सब एक्सपोर्ट होता है बहुत लार्ज स्केल पे। ग्लासवेयर आर्ट फिरोजाबाद आप जानते हैं, चूड़ियां फिरोजाबाद की बहुत फेमस है। सिर्फ ग्लास बैंगल्स बनती थी यहाँ पे, लेकिन अब तो कॉम्प्लेक्स मशीन्स, ग्लास आइटम्स, बहुत कुछ मैन्युफैक्चर होता है। मतलब यहाँ की तो पूरी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एंगेज है इस इंडस्ट्री में। और वाराणसी भी स्पेशलाइज करता है ग्लास बीड्स, मनके होते हैं ना, वो बनाने के लिए। और टाइनी छोटी छोटी प्लेट्स भी बनती हैं यहाँ पे, जो बाद में छोटे छोटे पीसेज में कटती है, जिनको बोलते हैं टिकलू, जो फिर विमेन पहनती भी। अरे आपने देखा होगा वो मिरर वर्क का टॉप दिखा दीजिए, मिरर वर्क का कुर्ता दिखा दीजिए, वो यही होता है। सहारनपुर में मैन्युफैक्चर होते हैं ग्लास के टॉयज, जिसमें कलर्ड लिक्विड भरते हैं, जिसको रचकोरा कहते हैं। और माउथ पीस बनते हैं हुक्का के लिए। हुक्का तो देखा होगा आप लोगों ने, गांव में पीते हैं बड़े लोग। और मल्टी कलर्ड ग्लास बैंगल्स जो हैं आप जानते हैं, तो आजकल फैशन है। पेंटिंग्स एंड रॉक पेंटिंग्स, ट्रेडिशन अगर देखें पेंटिंग का यूपी में तो वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जहाँ पे लिखी नहीं गई थी हिस्ट्री, वहां तक जाता है। केव पेंटिंग्स हैं सोनभद्र की, चित्रकूट की, जो डिपिक्ट करती हैं हंटिंग, वॉर, फेस्टिवल्स, डांसेस, कोर्टशिप, एनिमल्स। मुगल पीरियड जो था वो गोल्डन एज रहा है पेंटिंग का उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। पेंटिंग जेनिथ पे पहुंची जहांगीर के टाइम पे। मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो था वो एशियन कल्चर में ही, मतलब बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन और स्टाइल था इसका, ठीक है। अब जब ओरछा के राजा ने केशव देव का मंदिर दोबारा से बनवाया तो पेंटिंग जो है बहुत ही परफेक्ट हो गई यहाँ पे इन द रीजन ऑफ बुंदेलखंड। मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, इन सब की जो पेंटिंग्स है किससे रिलेटेड होंगी भाई? लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड होंगी। और एक प्री मॉडर्न पेंटिंग ट्रेडिशन है यूपी का, जिसको कहते हैं गढ़वाल स्कूल, जिसको पैटर्नाइज किया था किंग्स ऑफ गढ़वाल, ठीक है। जरदोजी या फिर जरी का जो काम होता है, ये एम्ब्रॉयडरी होती है ना क्लॉथ पे सिल्वर या गोल्ड से। अब तो कहाँ, बिल्कुल रियल से तो नहीं होती है, अब पहले होती, अब भी होती है मतलब, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। पर जो अब कॉमनली मिलता है वो रियल सिल्वर गोल्ड का तार नहीं होता है। और ये यूपी में इंट्रोड्यूस की थी टर्को अफगान सुल्तान्स ने 12वीं सेंचुरी में। और वाराणसी, आगरा, लखनऊ, रामपुर, ये सब सेंटर्स के नाम प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। और वाराणसी की जरी तो आपको टेक्सटाइल्स पे, आर्टिफैक्ट्स पे, कर्टन्स पे सब जगह मिल जाएगी, कारपेट्स पे, मेटल के यूटेंसिल्स। लार्जेस्ट ब्रास और कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का यूपी, लिख के आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में लोटा, आप जानते हैं लोटा किसके घर में नहीं है, इज द मोस्ट पॉपुलर हाउस होल्ड यूटेंसिल। इटावा, वाराणसी, सीतापुर में, मतलब आप सुबह उठते हैं, जाके जल देते हैं सूर्य को, अर्घ देते हैं, वो किससे देते हैं? लोटे से देते हैं। तांबे का लोटा यूज होता है उसमें। घर में नॉर्मल स्टील के लोटे यूज होते हैं, चांदी के लोटे यूज होते हैं, समझ रहे हैं। पानी रखते हैं कुछ लोग, उससे पीते हैं पानी, बहुत अच्छा होता है। और तांबे का लोटा तो खैर है ही बहुत फेमस। और मुरादाबाद आप देख चुके हैं। क्ले पॉट्स, ग्लेज्ड पॉटरी, मतलब पहले पॉटरी बनाया फिर उसको एकदम चमकीला सा पेंट कर दिया उसके ऊपर, ग्लेज्ड, चिकना, व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लू ग्रीन पैटर्न्स। खुर्जा, चुनार, खुर्जा की तो बहुत फेमस है पॉटरी, और रामपुर, इन सब में बहुत फेमस है ये। और चुनार ब्लैक पॉटरी बहुत कमाल की है यूपी की। अब खुर्जा में तो आप देखेंगे तो डिनर सेट्स, कॉफी मग्स और ये विंड चाइम्स, बड़ा सुंदर सुंदर सामान मिलता है।
और डिजाइन होता है इसमें, सिल्वर पेंट होता है। पॉटरी मेकिंग प्रैक्टिस जो निजामाबाद की है, इसमें क्या होता है, एक पाउडर यूज होता है जिसको बोलते हैं काबिज, जो राइस फील्ड जो होते हैं ना, धान के जो खेत होते हैं उसकी मिट्टी से बनता है, जिससे ये पॉट्स चमकीले बनते हैं। और खुर्जा में भी बहुत चीप तो नहीं कह सकते हैं, सब महंगा ही है, बट टफ जरूर हो सकता है फर्नीचर। चलिए खैर, मजाक की बात है। टेराकोटा, बहुत से विलेजेस हैं गोरखपुर के जहाँ पे एनिमल फिगर्स बनते हैं क्ले से, और सबसे ज्यादा पॉपुलर है इसमें से हॉर्सेस मेड ऑफ टेराकोटा। ठीक है, पॉटर जो है डिजायर्ड शेप देता है, अलग अलग पीसेस ऑफ क्ले को व्हील पे रख के और उनको कार्व करता है। ज्वेलरी, ज्वेलरी लखनऊ राजधानी यूपी की बहुत फेमस है ज्वेलरी के लिए और आइवरी से बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए। सिल्वरवेयर बहुत अच्छा है यहाँ का, जहाँ पे हंटिंग सीन, स्नेक्स, रोजेस डिजाइन आपने नॉर्मल देखे होंगे, सिल्वर के चांदी का ग्लास देखा होगा, उसके ऊपर बहुत डिजाइनिंग होती है आजकल। आजकल तो हैरी पॉटर वगैरह नहीं बन के आ रहा, देखेंगे आप मॉडर्न डे ज्वेलरी जितनी आ रही है उसमें तो पता नहीं क्या क्या उसमें हैरी पॉटर को वो दिया हुआ है उन्होंने, रॉयल्टी। हाई क्वालिटी एम्ब्रॉयडरी होती है इन पे, हुक्का फारसी पे, ज्वेल बॉक्सेस, ट्रेज, कफलिंग्स, कफलिंग समझते हैं ना, शर्ट पे के कफ्स पे जो लगते हैं थोड़ा लड़कों को जेंटलमैन लुक देने के लिए। ट्रेज जो यूज होती हैं फॉर कलेक्टिंग सिगरेट ऐश, ये सब सिल्वर डिजाइन में मिलते हैं, कॉल्ड बिदरी और जरबुलंद ऑफ लखनऊ, तो ये लिख के आ सकते हैं आप। फेमस आइवरी और बोन कार्विंग्स एनिमल्स की, मोटिव होते हैं फ्लावर्स के, लीव्स के, वाइन्स के, ये सब। ठीक है, चलिए। परफ्यूम, इत्र, इत्र बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ पे, कन्नौज तो है इत्र नगरी। परफ्यूम जो है लखनऊ में प्रोड्यूस हो रहे हैं सिंस 19th सेंचुरी। ठीक है, और अलग अलग किस्म के अत्र या इत्र बोलते हैं इसको, डेलिकेट और लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं फ्रॉम वेरियस एरोमेटिक हर्ब्स, स्पाइसेस, सैंडलवुड ऑयल, मस्क, फ्लावर एसेंस एंड लीव्स, जिसमें जो बहुत सक्सेसफुल हैं। मेन परफ्यूम्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो हैं सुगंध खुश, क्योरा, जैस्मीन, जाफरान, अगर। कुछ एग्जांपल्स लिख के आ जाए। ठीक है, ग्लासवेयर, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, ये सेंटर्स हैं। फिरोजाबादी चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं, वाराणसी ग्लास बीड्स के लिए फेमस हैं, और ये हुक्का डिजाइन्स वगैरह ग्लास इंडस्ट्री के लिए सहारनपुर, टॉयज के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। आप देख लीजिए म्यूजियम। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, प्रिपेयर तो आपको पूरा करना पड़ेगा भाई, नया पेपर है, नई चीजें हैं। म्यूजियम की देखें तो म्यूजियम क्या है, इट्स अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ, डेफिनेशन याद कीजिएगा, in which objects of historical, scientific, artistic और cultural interest are stored and displayed. Origin क्या है वर्ड म्यूजियम का, क्लासिकल है and it is derived from the Greek word mogion, if that is the correct pronunciation. इसको बोलते थे seat of the muses. Muses कौन है आप जानते हैं ना, muses है one of the 9 Greek gods. आप जानते हैं Greek gods और goddesses किस चीज के लिए फेमस हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव होते थे ग्रीक गॉडेस या फिर ग्रीक गॉडेसेस। और ये म्यूज जो हैं वो 9 में से एक ग्रीक गॉड हैं, और इसका एक और मतलब है फिलोसफिकल इंस्टीट्यूट या फिर प्लेस ऑफ कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन मतलब सोच विचार का की एक जगह। ठीक है, फिर यूज होने लगा लैटिन डेराइवेशन जो था म्यूजियम का, इज अ म्यूज, और ये रिस्ट्रिक्टेड था रोमन टाइम्स में टू प्लेसेस ऑफ मेनली फिलोसफिकल डिस्कशंस, इन जगहों पे होते थे। तो जो ग्रेट म्यूजियम है अलेक्जेंड्रिया का, वो टोलमी 1 सोटर ने फाउंड किया था 3rd सेंचुरी बीसी में अपने कॉलेज के स्कॉलर्स और बेसिकली लाइब्रेरी के साथ। तो वो एक प्रोटोटाइप यूनिवर्सिटी टाइप था रादर देन एन इंस्टीट्यूशन टू प्रिजर्व एंड इंटरप्रेट द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ हेरिटेज। मतलब इनिशियली म्यूजियम का काम ये नहीं था जो अब है, सामान रखना हो साइंटिफिक, हिस्टोरिक, आर्टिस्टिक, कल्चर के। इनिशियली इट वॉज अ प्लेस ऑफ स्कॉलरली डिस्कशन, इंटेलेक्चुअल लोगों की डिस्कशंस की वो जगह होती थी। ठीक है, फिर म्यूजियम टर्म फिर से रिवाइव होती है 15th सेंचुरी यूरोप में, डिस्क्राइब करती है ये टू द कलेक्शन ऑफ लोरेंजो डे मेडिसिनी इन फ्लोरेंस। ठीक है, मतलब इनके कलेक्शन को बोल दिया गया म्यूजियम टाइप, लेकिन इस टर्म ने कन्वे किया द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस रादर देन डिनोटिंग द बिल्डिंग इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे किसी बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कलेक्शन की। ठीक है, फिर 17th सेंचुरी तक आते आते म्यूजियम जो है वो क्यूरोसिटीज, मतलब जिसको जानने की ज्यादा इच्छा होती है, जो अलग अलग चीजें कलेक्ट करता है, ऐसी चीजों का कलेक्शन कहलाया जाने लगा म्यूजियम। ओले वॉर्म्स का कलेक्शन कोपेनहेगन में उसको बुलाया जाता था, एंड विजिटर्स टू जॉन ट्रेडिसेंट्स कलेक्शन एट लैम्बेथ इन इंग्लैंड कॉल्ड द सीरीज देयर अ म्यूजियम। जो वो सीरीज थी उनकी पूरी, उसको म्यूजियम बोला जाने लगा। ठीक है, ये सब रिलेटेड हैं यूरोपियन हिस्ट्री से, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम हिस्टोरिकली पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको देख रहे हैं थोड़ा सा। ऐसे में कहीं पे आप यूज कर सकते हैं इसको, म्यूजियम वर्ड को, सीट ऑफ द म्यूजेस ऐसे करके, सुंदर लगेगा बहुत ज्यादा।
अब क्या होता है, जो कैटलॉग था इस कलेक्शन का वो पब्लिश हुआ 1656 में विद द टाइटल कॉल्ड म्यूजियम ट्रांस ट्रेडस सैंटिनियम। 1675 में जब ये प्रॉपर्टी बन गया एलियास एस्मोल का, तो कलेक्शन ट्रांसफर हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के पास। ठीक है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी इसको रिसीव करने के लिए। भाई ये सारा कलेक्शन हमारे पास आ रहा है, हम इसके लिए एक बिल्डिंग बना देते हैं, एक डेडिकेटेड जगह बना देते हैं जहां पे इसको रखा जाएगा। अब इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया 1683 में, तो इसको कहा जाने लगा एशमोलियन म्यूजियम। ऐसे बना म्यूजियम, ऐसे करते करते म्यूजियम बना। अब कुछ एम्बिग्यूटी है कि म्यूजियम जो है वो लेजिस्लेशन में यूज होता था 1753 में। आइडिया ऑफ म्यूजियम एज एन इंस्टीट्यूशन टू प्रिजर्व एंड डिस्प्ले कलेक्शंस क्लियर होता है कब से, जब ब्रिटिश म्यूजियम फाउंड होता है 1753। तो यहां से प्रेजेंट डे म्यूजियम का जो फॉर्म है वो यहां से आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफाइन करती है म्यूजियम को अलग अलग तरीके से। अमेरिकन एसोसिएशन है म्यूजियम्स की, एसोसिएशन ऑफ म्यूजियम्स इन ग्रेट ब्रिटेन है। जब बना ICOM, इंटरनेशनल काउंसिल बन गई है म्यूजियम्स की 1946 में, तो इन्होंने जो है अराउंड द वर्ल्ड इसको म्यूजियम को डिफाइन किया अपने स्टैट्यूज में, आर्टिकल 3 वॉल्यूम 1 में। जैसे हमारे आर्टिकल्स होते हैं उसमें हर चीज की डेफिनेशन है, ऐसे ही जिसको एक्सेप्ट करती है हर कंट्री। तो डेफिनेशन जो है म्यूजियम की चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग डिमांड्स। लेटेस्ट म्यूजियम की जो लेटेस्ट डेफिनेशन जो है म्यूजियम की, वो रिवाइज हुई थी ICOM की 22nd जनरल असेंबली मीटिंग में, जो 24 अगस्त 2007 को हुई थी। ठीक है, उसके अनुसार अब जो आप म्यूजियम की डेफिनेशन पेपर में लिख के आएंगे वो ये लिख के आएंगे, इट इज अ नॉन प्रॉफिट परमानेंट इंस्टीट्यूशन ओपन टू पब्लिक एट सर्विस and development of a society that acquires, preserves, researches, communicates and exhibits the tangible and the intangible. Tangible वो जिसको आप छू सकें, intangible वो जिसको आप नहीं छू सकते। Heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment. ये 3 काम है म्यूजियम के, नहीं देखिए क्या बढ़िया डेफिनेशन बन गई। ठीक है, तो ये थोड़ा देख के जा सकते हैं आप, म्यूजियम की डेफिनेशन कहीं भी लिख सकते हैं मेंस में। टाइप्स क्या है म्यूजियम्स के? म्यूजियम्स डिवाइडेड हैं वेरियस कैटेगरीज में। फाइन आर्ट्स के म्यूजियम में क्या होगा, जाहिर सी बात है पिक्चर्स होगी, पेंटिंग्स होगी, स्कल्पचर्स होंगे, आर्किटेक्चर होंगे, ये सब होगा। हिस्टोरिकल म्यूजियम में क्या होगा, उसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स, पीरियड्स, पर्सनालिटीज, ये सब होंगे। उसमें वेपन, स्टैचूज, ये तो सबने देखा होगा, तलवार रखी है कहीं पे कपड़े रखे हुए हैं, आर्टिफैक्ट, स्टोन्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें सारी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डायनासोर के फॉसिल है वो। म्यूजियम हाउस, ये इट इज लोकेटेड इन द बर्थ प्लेस ऑफ अ फेमस पर्सन, जैसे कि साबरमती आश्रम, भीमराव अम्बेडकर का घर, टीपू सुल्तान का पैलेस, आपका आनंद भवन, वो भी तो एक तरह से म्यूजियम ही हो गया ना। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में सारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें होंगी, और जनरल म्यूजियम में एक सब्जेक्ट से ज्यादा अगर चीजें किसी म्यूजियम में हैं तो उसको आप मल्टी डिसिप्लिनरी म्यूजियम बोलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग रिलीजन, कल्चर, हिस्टोरिकल वैल्यू के, एंटरटेनमेंट का अच्छा सोर्स है, प्रिजर्व प्रमोट करता है कल्चरल हेरिटेज को, रिपोजिटरी है ओल्ड और आर्टिफैक्ट्स की, स्कल्पचर्स की, रिसर्च स्टडी में हेल्प करता है, अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, गुड सोर्स ऑफ नॉलेज तो है ही है। नॉलेज किसे चाहिए आजकल, नॉलेज तो चाहिए नहीं लोगों को। ठीक है जी, चलिए अब उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव। आर्काइव क्या होता है, व्हाट इज आर्काइव? व्हाट्सएप पे चैट भी तो आर्काइव हो जाती है आजकल। What is an archive? If I ask you, what is an archive? तो क्या बताएंगे? आर्काइव का मतलब बता दीजिए मुझे। ये कलेक्शन है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का या रिकॉर्ड्स का जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट अ प्लेस, ध्यान से सुनिएगा, इंस्टीट्यूशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। सिंपल भाषा में अ प्लेस और स्टोर है ये किसी चीज का। तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट आर्काइव है वो स्टैब्लिश हुआ था 1949 में इलाहाबाद में, नाम था सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस। जुलाई 1973 में इसको शिफ्ट करा गया, नई बिल्डिंग बनी थी महानगर एक्सटेंशन में। उसका ऑब्जेक्टिव जो था ट्रांसफर और प्रॉपर्ली प्रिजर्व करना ऑब्सोलीट रिकॉर्ड्स को, बहुत पुराने जो रिकॉर्ड होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के। ठीक है, अब तो सब आर्काइव ऑनलाइन हो गई हैं, पर पहले के तो सब ऑफलाइन ही है ना, पहले तो ऑनलाइन डेटा नहीं था। और इसका काम क्या है, साइंटिफिक वे में कंजर्व करना जितने रिकॉर्ड ट्रांसफर हुए हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को, इन्फॉर्मेशन देना गवर्नमेंट को, फैसिलिटीज देना, माइक्रो फिल्मिंग की, मैन्युस्क्रिप्ट्स की, पर्सनल राइट्स, ये सब इसी के अंदर तो आता है। सारे टाइप का मॉडर्न इक्विपमेंट जो रिलेट करता है टू द रिकॉर्ड्स ऑफ मेंटेनेंस, साइंटिफिक प्रिजर्वेशन, माइक्रो फिल्मिंग, सब कुछ अवेलेबल होता है आर्काइव्स में। यहाँ पे मेमोयर्स मिलते हैं फ्रीडम फाइटर्स के, लिखते हैं ना जेल में बैठ के कुछ लिखा या कुछ भी, सब कुछ ओरल हिस्ट्री स्कीम में सब कुछ होता है यहाँ पे।
ठीक है। 2 weeks ट्रेनिंग रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इज आल्सो गिवन टू द एम्प्लॉइज। भाई इसके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग होगी। और पब्लिकेशंस होते हैं इसमें, टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं ना आर्काइव्स, कुछ 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 कुछ। आप देखिएगा हिंदू में नहीं आता है टुडे ऑन दिस डेट, तो वो इस डेट का आज से कोई 50 साल पुराना एक छोटा सा क्लिप, छोटी सी फोटो लगी हुई होती है नीचे, देखा होगा आपने वो वाले पेज में, एडिटोरियल वाले पेज में नीचे होता है, तो वो आर्काइव से तो फोटो लेके डाल रखी होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स प्रिजर्व होते हैं आर्काइव में। वो कब से स्टार्ट हुए? 1776 से। और रिकॉर्ड्स जो ऑब्टेन है पर्सनल राइट्स के, वो स्टार्ट है 1540 से। 3 रीजनल आर्काइव्स हैं, इलाहाबाद में, वाराणसी में, आगरा में, और एक मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी है इलाहाबाद में। और डायरेक्टोरेट ऑफ संस्कृत के अंडर उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव जो है वो अच्छा खासा फंक्शन कर रहा है विद इट्स यूनिट्स एंड एम्प्लॉइज। 1973 रीजनल आर्काइव्स एंड गवर्नमेंट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इलाहाबाद। 1976 में रीजनल आर्काइव्स वाराणसी। 1977 में नैनीताल। और 1980 में आगरा और देहरादून स्टैब्लिश की गई थी। अब जो ये रीजनल आर्काइव्स है नैनीताल देहरादून की, अब ये फिलहाल कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ट्रांसफर करना इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो अवेलेबल हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को, ठीक है। साइंटिफिक कंजर्वेशन करना इन रिकॉर्ड्स का, असिस्टेंस देना रिसर्च के लिए, जो बच्चे रिसर्च करते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह जो पीएचडी करते हैं और बाकी चीजें, जेआरएफ वगैरह वाले, असिस्टेंस देना। और रेप्रोग्राफी रिकॉर्ड्स की करने के लिए फैसिलिटी देना, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स एक्वायर करना, फॉर्म्स, रिकॉर्ड्स, बुक्स, ये सब इन्फॉर्मेशन देना गवर्नमेंट को जब जब जरूरी हो। भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए तो हम आर्काइव को रेफर करेंगे। ट्रेनिंग देना इंचार्ज को, और गाइड करना, एडवाइस करना, सब ये नॉर्मली तो लिख लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, एक एक कीवर्ड पकड़ लो बस। जैसे रेप्रोग्राफी ऑफ रिकॉर्ड्स लिख सकते हो, मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक पॉइंट पकड़ लो, गाइड करना, इवेलुएट करना। देखो आपको लग रहा होगा बड़ी जनरल बातें लिखी हुई है, पर ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारी चीजें एकदम डिस्टिंक्टिव डाली हुई है इसमें, कुछ भी ऐसे जनरल नहीं है कि बस लिखने के लिए डाल दिया गया है, ठीक है। अब ये मत कहना 2-2 चीजें रिपीट है, वो तो मैं काट ही देती हूँ, कोई बात नहीं। फिर आते हैं आपकी एक्टिविटीज क्या है यूपी स्टेट आर्काइव्स की। ट्रांसफर होता है इसमें से इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट का, ये तो आप देख ही चुके हो। साइंटिफिक प्रिजर्वेशन होता है कार्टन बॉक्स में, ऑर्डरली मैनर में, भाई आप जाके ऐसे ढूंढनी ना पड़े, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल अरेंज्ड है, ठीक है। टू गिव एडवाइस फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स केप्ट इन यूपी स्टेट आर्काइव्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह सब ऑर्डरली मैनर में उनका साइंटिफिक कंजर्वेशन हो सके। टू प्रिजर्व द मेमोयर्स ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स, 2 weeks की ट्रेनिंग, ये आप देख चुके हो, और जनरल अवेयरनेस पब्लिक के अमंगस्ट क्रिएट करना, ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब आता है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में एजुकेशन एक कमेटी बैठी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द देन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश डॉक्टर संपूर्णानंद। 1951 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे स्टेट के आर्कियोलॉजिकल साइट्स का, मॉन्यूमेंट्स का, कंजर्वेशन का, पब्लिकेशन का डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन पे। फिर क्या होता है, डॉक्टर कृष्ण दत्त बाजपेयी इसके आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर बनते हैं इस डिपार्टमेंट के। जो ऑफिस था डिपार्टमेंट का वो स्टार्ट होता है आर्य नगर लोकेलिटी में एक बिल्डिंग में। डॉक्टर कृष्ण दत्त जो थे उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया था आर्कियोलॉजिकल फील्ड में बहुत छोटे टाइम पीरियड में, लेकिन 1953 में जो डिपार्टमेंट होता है इसको अबॉलिश कर दिया जाता है, और जो इससे रिलेटेड काम होता है ना ये स्टेट म्यूजियम को दे दिया जाता है लखनऊ के, ठीक है। अब 1958-59 में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को फिर से स्टैब्लिश किया जाता है इंडिपेंडेंटली। 1962 तक जो काम हो रहा था आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर कर रहे थे, फिर 1965 से आर्कियोलॉजिकल असिस्टेंट कर रहे थे, अब आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर 1965 से हो जाते हैं अपॉइंट, तो डिपार्टमेंट जो है और अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर 1974 से जो आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर है ना यहाँ पे, इसकी पोस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। अब ये जो ऑफिस डिपार्टमेंट है ये कंटिन्यू करता है फ्रॉम द 9th फ्लोर ऑफ स्टेट म्यूजियम में आ चुका था, ये वहीं से ही अपना ऑपरेशन कर रहा है, और जवाहर भवन टिल 1981-82। फिर से इट वाज ट्रांसफर्ड टू रोशन उद्दौला कोठी इन केसरबाग। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स के अंडर था, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख देते हैं यूपी स्टेट आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1979-80 में यूनिट स्टैब्लिश हो जाती है इन द गढ़वाल रीजन, जिसको बाद में अल्मोड़ा शिफ्ट कर लिया जाता है, जिससे कि सिस्टमैटिक स्टडी हो सके आर्कियोलॉजी जो माउंटेनियस रीजन की है उससे रिलेटेड। फिर कुछ यूनिट्स बनी रीजनल, पौड़ी में, झांसी में, ठीक है, फिर आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, इन सब में। अब और अच्छा खासा मोमेंटम देने के लिए जो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं प्रदेश की, 1996 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कल्चर सेक्शन
declared the Uttar Pradesh State Archaeological Organization as Uttar Pradesh State Archaeological Department and the Director State Archaeological Organization as an independent head of the department. थोड़ी सी और उसको पावर्स और थोड़ी सी और सोवरेनिटी मिल रही है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल रही है। 3 दशकों तक बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एक्सकवेशन वगैरह कंडक्ट कराता है ये डिपार्टमेंट, और बहुत अच्छे से कराता है। हिमालयन रीजन में, अनडिवाइडेड यूपी में, विंध्यन प्लेटू में, बघेल डिवीजन में, अलग अलग जगहों पे ये लोग अलग अलग तरह के कैंपेन सर्वेस करते हैं। और जितने भी ये करते हैं इनसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता भी चलती हैं, जैसे कि बहुत सारी रॉक शेल्टर्ड पेंटिंग्स लोकेटेड थी मिर्जापुर सोनभद्र में, वो मिली। इसके साथ साथ राजा नल का टीला, लूसा, लेखिया सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, कटर और मूसनगर कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट में, बमनसवाल, नवदेवल, कपिलेश्वर महादेव अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जब उत्तर प्रदेश मतलब अनडिवाइडेड था, पैठानी शिव टेम्पल पौड़ी गढ़वाल में, और इंदिरा वैकुंठ टेहड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ये सारी एंटिक्विटीज लाइट में क्यों आई? क्योंकि इतना अच्छा आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हुआ, तो इन सब के बारे में इसीलिए पता चला। तो आप एक लाइन में ये लिख के आ सकते हो, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी चीज के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, इसके क्या होंगे ऑब्जेक्टिव? स्टेट के हेरिटेज को सर्वे करना, एक्सकवेशन करना एंशिएंट साइट्स का, कंजर्वेशन मेंटेनेंस करना स्टेट के हेरिटेज का, आर्कियोलॉजिकल पब्लिकेशंस निकालना, पब्लिक इंटरेस्ट अराउज करना, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज ये लोग करते हैं। अब एक बात आप याद रखिएगा, हमें लगता है कि ये सब इतनी काम की चीजें नहीं है, जिन्हें नहीं इस चीज में इंटरेस्ट है, लेकिन आप देखिए अभी तक हड़प्पन स्क्रिप्ट भी डेसिफर नहीं की जा सकी है। तो क्या पता कल को ये काम चलते रहे और वो डेसिफर कर ली जाए। अब आपने देखा नहीं है, अलग अलग यहाँ पे अभी बागपत के पास मिले थे कुछ टूल्स एंशिएंट टाइम के। तो अगर ये डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, ये ऐसा काम नहीं करेंगे, तो ये नई नई चीजें लाइट में कभी नहीं आएंगी। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये तो आप जानते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट कि हमें एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, हमें हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और इन सब चीजों को प्रिजर्व करना है। ये भी आप लिख के आ सकते हैं लाइन साथ में। कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल कहीं भी लिख के आ सकते हैं ना, अगर आप 1 से 51 तक के आर्टिकल्स याद कर लीजिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको, तो वो आपका बहुत काम करेगा। यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेट करके डाल दो एक आर्टिकल, तो ऐसे पढ़ा लिखा लगता है इंसान, ठीक है ना। अब बच्चे पूछते हैं मैम ऐसे वाली जो चीजें हैं, हमारे पास कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं कि ये वाली जो चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हम कैसे डालें, मतलब हम कैसे व्यूज अपने डेवलप करें, कैसे ओपिनियन डेवलप करें। भाई आप पढ़ पढ़ के डेवलप करो, डेवलप नहीं होता तो दूसरों के लिख दो, सिंपल सी बात है। पेपर क्लियर करना है, एजेंडा क्लियर रखो अपना। पेपर में कुछ पढ़ा है उसको छापाओ पेपर में, एज इट इज, क्या दिक्कत है। ऐसी तो आप भाई पढ़ पढ़ के तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है, माइंड का पैदा थोड़ी होता है इंसान इन सबको लेके। अब सर्वे क्या होता है? जो एस्पेक्ट्स हिस्ट्री के रिटन सोर्सेज में अवेलेबल नहीं है, उसमें आर्कियोलॉजिकल हेल्प ली जाती है। एंशिएंट माउंट, स्टैचूज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, वेसल्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स, सब कुछ आते हैं इसके अंदर। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन इनकी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको भी बताया ही। उत्तर प्रदेश में ह्यूमन सिविलाइजेशंस जो हैं अलग अलग टाइम पीरियड की फ्लरिश कर रही हैं, तो उनसे रिलेटेड चीजें भी, भाई आदमी तो चला जाता है दुनिया से, आदमी से रिलेटेड चीजें तो यहीं रहती हैं, तो उनका सर्वे करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है उनके यूज का हिस्ट्री राइटिंग में? पहले तो डिस्कवर करो उनको, ठीक है, फिर रिकॉर्ड करो। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यूपी स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है वो है टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ द एंटिक्विटीज। जाहिर सी बात है। तो 3 टाइप के आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं। जनरल सर्वे, लोकल इंस्पेक्शन होता है, भाई कोई इन्फॉर्मेशन मिली है पर्टिकुलर साइट की, आप जाके उसको सर्वे कर रहे हो। विलेज लेवल सर्वे होता है, एक कॉम्प्रहेंसिव सर्वे है ये, थोड़ा डिटेल वाला। प्रॉब्लम ओरिएंटेड सर्वे में एविडेंस ढूंढा जाता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी, मतलब प्रूफ ढूंढ के उसको सॉल्व करना। ये प्रॉब्लम है आपके सामने, उसको सॉल्व करना। मेजर एक्सकवेशन वर्क, सेकंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की? भाई एक्सकवेशन करना, खुदाइयां करना, ठीक है भाई, अलग अलग एविडेंस कलेक्ट करना, और इसके लिए बहुत अब साइंटिफिक तरीका यूज होता है, ठीक है ना। और एंशिएंट जो ये है, ये देखो ये सब लिख के आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, याद रहेगा, याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। तो अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत मैंडेटरी है। तो ये जो प्रपोजल्स हैं ये अप्रूव होते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। तो उत्तर प्रदेश स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये जो नीचे साइट्स आपको भी दिखाई देंगी, उनका एक्सकवेशन सक्सेसफुली करा है। देख लीजिए थोड़े से। एक एक्सकवेशन एक्सप्लोरेशन वर्क हुआ था मानवढ़ी माउंट में, जो कि सिधौली तहसील में लोकेटेड है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट।
ये 1968-70 में हुआ था। यहाँ पे 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के अराउंड के आर्टिफैक्ट्स वगैरह कुछ कुछ चीजें मिली थी, एंटिक्विटीज मिली थी। फिर 1971-72 में सराय नाहर राय में हुआ, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे मिडिल स्टोन एज से रिलेटेड रिमेन्स मिले थे। बाद में यहाँ से आप जानते हैं स्केलेटन्स मिले थे होमियोसेपियंस के। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। फिर आपका 1973-77 में माउंट ऑफ जजमाऊ कहाँ लोकेटेड है? गंगा नदी के किनारे कानपुर में। 2700 ईयर्स ओल्ड रिमेन्स यहाँ से पाए गए थे। फिर 2007-8 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट पे कल्चरल डिपॉजिट्स 5 पीरियड्स के मिले थे एक्सकवेशन में। लोएस्ट डिपॉजिट्स जो हैं वो मतलब वो हैं ब्लैक स्लिप्ड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ग्रे वेयर, ये सब पॉटरी वगैरह हैं। और पॉट होल्स, पोस्ट होल्स नहीं, पॉट होल्स के भी एविडेंस मिले थे इसी टाइम पीरियड के दौरान। फिर एनबीपी, नदरन ब्लैक पॉटरी, और रेड वेयर, ब्लैक और रेड वेयर भी मिले थे। सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स, ट्रक कॉइन्स, ये सब भी मिले थे एनबीपी वेसल से। और इसको आप छोड़ सकते हो, इतना मत पढ़ो। गुप्ता सील भी मिली है जिसपे या धम्मू हेतु प्रभव ये लिखा हुआ है। फिर 2009-2010 से जजमाऊ एक्सकवेशन से कॉपर प्लेट भी मिली है। उपानको एनग्रेव्ड था ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। एक स्मॉल लायन हेड मेड ऑफ सोप स्टोन भी यहाँ से मिला है, ये लिख सकते हो आप। ऐसे करके डाल देना जजमाऊ एक्सकवेशन, उससे 2-3 पॉइंट्स लिख देना तो सही रहेगा उससे। फिर आपका हुलास खेड़ा माउंट, ये मोहनलालगंज लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1979 से 1986 में यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ था। और यहाँ से भी एंटिक्विटीज 1000 बीसी से 1500 एडी पुरानी मिली थी। आर्किटेक्चरल प्लान जो है इष्टिका टेम्पल का 9 से 10 सेंचुरी एडी, ये भी आया था लाइट में जब डेबरी साफ की गई थी फ्रॉम द स्मॉल माउंट ऑफ शनिचरा, धमौर में लोकेटेड है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर आपका मूसा नगर का एक्सकवेशन यमुना नदी के किनारे हुआ था, कानपुर देहात के बॉर्डर पे है, हमीरपुर पे। ये हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ नवशाम ताम्रशान एरा सिविलाइजेशन ऑन द बॉर्डर ऑफ विंध्या यमुना वैली। राजा नल का माउंट का एक्सकवेशन करमनाशा नदी के किनारे, नगवा डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ये भी यहाँ पे हुआ था। यहाँ भी 2000 से 3800 साल पुराने रिमेन्स के बारे में पता चला था। फिर 1997 से 98 में नायधी का एक्सकवेशन हुआ था, बेलान रिवर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। वहाँ भी काफी पुराने कल्चरल रिमेन्स मिले थे। और जो वर्क होता है साइंटिफिक स्क्रेपिंग ऑफ द एंशिएंट सैफरन माउंट, कहाँ पे है ये बेलन नदी पे ही है, सोनभद्र में, वो भी हुआ था। और एक एंशिएंट माउंट का हुआ था मल्हार विलेज में, जो कि वहीं पे है, ये करमनाशा नदी पे, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से स्मेल्टिंग फर्नेसेस, जहाँ पे वो लोहा वगैरह पिघलाते थे ना, वो मिले थे आयरन के। एक्सकवेशन हुआ था एंशिएंट माउंट जो कि ददूपुर विलेज में लोकेटेड है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में। रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से ये हुआ था, तो पता चला था कि जो साइट है 3700 ईयर्स ओल्ड है। कार्बन डेटिंग से आपको एज पता लगती है ना, कोई चीज कितनी पुरानी है। और 2001-2002 में एक्सकवेशन हुआ था एंशिएंट माउंट पे, कहाँ पे? लहुरा देव विलेज में। भुजियानी करके जगह है गोरखपुर बस्ती वाले इलाके में, वहां पे जो काफी दिन तक चला था। और वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे कोल के, ठीक है। कल्पी डिस्ट्रिक्ट जलाऊं, यहाँ पे भी हुआ था एक्सकवेशन ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। फिर 2004-2005 में एक्सकवेशन हुआ था ऑन द एंशिएंट माउंट ऑफ राजधानी विलेज, जो कि श्रीनगर लेक में है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ। और एक और साइट है पूर्वा उदय। ये साइट्स के एग्जांपल दे लिखना आप, इतना सारा नहीं लिख के आना आपको, ठीक है। घबराना मत कि इतना सारा लिख रखा है। पूर्वा उदय साइट के एग्जांपल है, लोकेटेड इन विधुना तहसील ऑफ औरैया डिस्ट्रिक्ट, जो 2008-2009 में हुआ था। कॉपर होड्स मिले थे यहाँ से, रेन गली जगह है। और मतलब रेड कलर के वेसल्स मिले थे। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना ये सब देख के, मैं फिर बता रही हूँ। फिर एक्सकवेशन वर्क हुआ था महावे, लोकेटेड इन महोबा डिस्ट्रिक्ट। की नाम याद कर लो बस किसी तरह से। यहाँ पे आयरन फर्नेसेस के रेमिनेंट्स मिले थे। फिर एक एक्सकवेशन हुआ था सोनिक साइट, जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे पोस्ट होल्स के एविडेंस मिले थे, हैबिटेशन के, पॉट होल्स होगा ये, ठीक है। और प्रूफ मिले थे कि रूफ को कवर करते थे, और स्क्रीन वॉल थी मड की, ठीक है। सिनौली बागपत डिस्ट्रिक्ट में 2018 में हुआ था। एक फार्मर को बहुत पुराने वेपन्स मिल गए थे अपने फील्ड में काम करते हुए। देखा कितने लेटेस्ट एक्सकवेशंस हैं ये। और फिर वहां पे वो पहुंची थी, वहां पे खुदाई हुई, तो 13 महीने तक खुदाई चली। काफी सारे कॉफिन्स, 2 व्हील चैरियट्स, पॉटरी, स्केलेटन्स, कॉपर हेलमेट, ये सब डिस्कवर हुए थे, सोचिए आप, ठीक है। और ये भी डिस्कवर हुआ था दैट मोस्ट ऑफ द वुडन इंस्ट्रूमेंट्स वर इनलेड इन कॉपर, जो कि 4000 साल तक चले, मतलब इस तरीके के थे
इंस्ट्रूमेंट्स। कार्बन डेटिंग टेस्ट ने कंफर्म किया है कि ये एंशिएंट ब्यूरल साइट रही होगी जहाँ पे 121 ग्रेव्स भी मिली थी, ठीक है। और फिर ये भी पता चला कि जो कंप्लीट ब्यूरियल था उसमें राइस भी था पॉट्स में, जो बॉडीज के साथ बरी किया जाता था, एज वेल एज डेकोरेटेड फुटेड कॉफिन्स, अंडरग्राउंड चेम्बर्स। स्केलेटन्स जो हैं प्रॉब्ली बिलोंग टू एन इंडिजिनस वॉरियर ट्राइब दैट लिव्ड इन द रीजन। मैनी हिस्टोरियंस डेट्स बैक टू द महाभारत पीरियड, क्योंकि वो एरिया महाभारत वाला ही हो गया ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 2 भी हो जाता है खत्म। थ्योरी है, थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लग सकती है, लेकिन बने रहना है लड़ाई में, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा याद करो, सब लोग देते हैं पेपर, हर साल लिख के आते हैं, बहुत सारा पढ़ के लिख के आते होंगे। पूछ लेना आप किसी से भी कि मेंस के पेपर में आपने कितनी पढ़ाई की थी। तो पढ़ते रहो अच्छे से, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, बाकी खुश रहो, एकदम हंसते रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।